नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648805309660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। का यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स काफी करीब आ गया है। 2 महीने का मोटे तौर पे आपके पास समय शेष है और इस समय ये जो बचा खुचा समय होता है इसमें एक अच्छा रिवीजन करना आवश्यक होता है, नहीं तो साल भर जो आपने पढ़ा है वो सभी चीजें तेजी से भूलने लगती हैं। ठीक, तो रिवीजन करने के उद्देश्य से आप मॉक टेस्ट हल करिए, उसमें आप अपनी कमियां भी जान पाएंगे कि कहाँ पर आपने अभी मेहनत नहीं की है या कम मेहनत की है, वहाँ और प्रयास करने की आवश्यकता है। दूसरी बात यह है कि जो फैक्ट आपने पढ़े हैं वो रिवाइज हो जाते हैं। तो यहाँ फ्री इनिशिएटिव जो हमारे चलाए जा रहे हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की ओर से, इसमें आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट कर पाएंगे और जो सेक्शनल है वो भी अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो ये सेक्शन वाइज मॉक टेस्ट है जिसमें कि हम जनरल साइंस के बहुत अच्छे वाले 100 MCQs को देखने वाले हैं। इन प्रश्नों की क्वालिटी आप देखेंगे वीडियो तो आपको अंदाजा लग जाएगा। बहुत ही अच्छे प्रश्न है, एक प्रश्न में बहुत सारे आपके फैक्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, खुद से भी अटेम्प्ट करिएगा और अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में साझा करिएगा, उससे आपकी भागीदारी का पता लगता है कि आप कितने सक्रिय हैं। तो देखिए, इसमें पहला स्टेटमेंट कहा जा रहा है, पहले तो प्रश्न में ये कहा गया है कि गलती जहां पर है उसको छांटिए, यानी गलत विकल्प की तलाश करिए। तो कुल मिलाकर 3 स्टेटमेंट है। जो गलत स्टेटमेंट है वो आपको चुनना होगा। प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। इसमें कहा गया कि वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत की मोटाई नापने के लिए डॉप्सन इकाई का इस्तेमाल किया जाता है। डॉप्सन यूनिट जो है वो मेजरमेंट के लिए यूज होती है थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर की। जो हमारे एटमॉस्फेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर है ना, तो उसकी थिकनेस को नापने के लिए हम डॉप्सन का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर जो है उसके मेजरमेंट के लिए हम क्यूसेक नाम का जो मात्रक है उसको यूज करते हैं। जल के प्रवाह की दर को हम किस में नापते हैं? क्यूसेक में नापते हैं। और इसके बाद ये कहा गया कि अमॉन्ग द माइक्रोन, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम एंड फर्मीमीटर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ इज माइक्रोन। मतलब ये सारे जो आप यहाँ पे लंबाई नापने के छोटे वाले मात्रक देख रहे हैं, इनमें सबसे छोटा कौन है? माइक्रोन है, ऐसा कहा गया। तो गलती कहाँ पर है बताइए। प्रश्न पूरा आपके सामने है और इसका जो सही जवाब है वो इसमें सी हो जाएगा। केवल तीसरा वाला गलत है। यहाँ ये बता दिया गया ना कि सबसे छोटा माइक्रोन है, जबकि सबसे छोटा इसमें कौन होता है? फर्मीमीटर होता है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ मेजरमेंट के तौर पे अगर देखें तो फर्मीमीटर जो है उसमें सबसे छोटा है। प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। अब यहाँ देखें, और इसका मतलब ये है कि बाकी 2 स्टेटमेंट एकदम सही है, तो उससे आपको सूचनाएं पता लगती हैं। देखिए, दूसरे प्रश्न में फिर से यहाँ कुछ 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और आपको उसमें विचार करके बताना है कि कौन सा सही है। तो पहले वाले में कहा गया कि 1 बैरल तेल में लगभग अप्रॉक्सीमेटली 159 लीटर होता है, और एक दूसरा स्टेटमेंट इसके साथ चिपका हुआ है जिसमें कहा गया कि 1 बैरल तेल में 42 गैलन होते हैं। तो ये गैलन और लीटर में इसको नापा गया। ये बैरल वाला क्वेश्चन आता है, पीसीएस में काफ़ी पूछा जाता है। इसके बाद दूसरा स्टेटमेंट ये कहा जा रहा है कि विद्युत विभव जो है वो एक अदिश राशि है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो असल में एक स्केलर क्वांटिटी है। अदिश राशि का मतलब क्या होता है कि उसे दिशा की आवश्यकता नहीं है। और तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि विद्युत क्षेत्र जो है वो एक सदिश राशि है, यानी इसमें परिमाण के साथ साथ आपको दिशा भी चाहिए होगी। और विद्युत क्षेत्र का जो एसआई मात्रक है वो जूल पर कूलाम होता है। तो अब इसमें आप देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जूल पर कूलाम होती है। इसमें से सही कौन सा है? प्रश्न को आपने देखा और इसका जो राइट आंसर है, ये दूसरे प्रश्न को आप देख रहे हैं, इसमें से ए वाले को चुन लीजिए, यानी सही की तलाश हमें करनी थी। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, लेकिन यहाँ जो विद्युत क्षेत्र की बात हो रही है वहां पर गड़बड़ी है। इसका जो मात्रक है वो गड़बड़ दिया है। ऐसा नहीं है कि ये सदिश राशि नहीं है, ये है तो वेक्टर क्वांटिटी ही, लेकिन इसकी जो यूनिट होती है वो न्यूटन पर कूलाम होती है, ना कि जूल पर कूलाम। यहाँ पे होना चाहिए था न्यूटन, जो कि नहीं दिया है। तो तीसरा वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत है। इसमें सही कौन सा होगा? ए वाला। इसके बाद तीसरे को देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 में आपसे कहा गया कि कुल मिलाकर 4 स्टेटमेंट हैं। इन कथनों पर, जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं पर विचार करिए और बताइए कि सही कौन सा है। तो पहले कथन में कहा गया कि पारिस्थितिकी दाब का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है बार। एसआई यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये बार होती है। दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि दाब का एसआई मात्रक पास्कल है और पास्कल 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर के बराबर होता है। पास्कल को यहाँ पे न्यूटन प्रति वर्ग मीटर के बराबर बताया गया।
और एक पिकोग्राम यानी यहाँ आप देख रहे हैं एक पिकोग्राम जो है वो 10 की घात -12 ग्राम के बराबर होता है। पिकोग्राम इज इक्वल टू 10 to the power -12 ग्राम। और जो चौथा स्टेटमेंट है वो कहता है कि कैलोरी, अर्ग तथा सेंटीग्रेड ये ऊष्मा की इकाइयाँ हैं। ये कैलोरी, अर्ग और सेंटीग्रेड जो है ये क्या है, यूनिट ऑफ हीट है। तो अब आप ये बताइए कि इसमें से करेक्ट कौन सा है। प्रश्न को आपने देखा, सही की तलाश आपको करनी है, पूरा आप प्रश्न का ढांचा देख रहे हैं और इसका जो सही जवाब है वो इसमें हो जाएगा ए वाला। ए को हमने इसलिए चुन लिया क्योंकि तीनों ही जो ऊपर के कथन दिए हुए हैं, ये पारिस्थितिकी दाब वाला ठीक दिया है, दाब का भी सही दिया है, पिकोग्राम भी ठीक दिया है, तो ये सभी तो सही है। लेकिन ये जो चौथा वाला दिया है, इस चौथे वाले कथन में कहा जा रहा है कि कैलोरी, अर्ग और सेंटीग्रेड, ध्यान से देखिएगा तीनों को, ये तीनों ही यूनिट है हीट की। तो इसमें से कैलोरी, अर्ग और जूल को अगर दिया होता तो वो तो ऊष्मा की इकाइयाँ होती हैं यानी यूनिट ऑफ हीट होती हैं। लेकिन जो सेंटीग्रेड होता है वो तापमान की इकाई होता है, टेम्परेचर की, ठीक। तो यूनिट ऑफ टेम्परेचर होना चाहिए था, जो कि यहाँ पे नहीं दिया है। बाकी सब जो है वो तो ठीक है, ऊष्मा की इकाइयाँ। तो ये जो चौथा वाला स्टेटमेंट है ये गलत है, बाकी जो तीनों है ना वो सही है। इसके बाद चौथे को देखते हैं। अब यहाँ देखिए इसमें फिर से स्टेटमेंट है और कहा जा रहा है कि जो कथन है उन पर विचार करिएगा। तो पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि एसआई यूनिट ऑफ पावर इज वॉट और द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस यूज्ड इन नेविगेशन इज नॉटिकल माइल। नेविगेशन के लिए जो हम डिस्टेंस मेजर करने के लिए यूनिट का इस्तेमाल करते हैं वो असल में क्या होती है, नॉटिकल माइल होती है। देयर आर अप्रॉक्सीमेटली 7.5 किलोवाट इन 1 हॉर्स पावर, मतलब एक अश्वशक्ति जो है वो बराबर होता है 7.5 किलोवाट के। और द यूनिट मेजर टू, यहाँ आप देखें, द यूनिट यूज टू मेजर द रिलेटिव लाउडनेस ऑफ साउंड इज कॉल्ड डेसिबल। मतलब ये जो आप यहाँ देख रहे हैं कि ध्वनि की सापेक्षिक प्रबलता अगर आपको नापनी है तो उसके लिए जो मात्रक, जो यूनिट आप इस्तेमाल करेंगे वो डेसिबल होगा। तो इसमें से 4 स्टेटमेंट आपने देखे, सही कौन सा है वो आपको बताना है, सही विकल्प की तलाश करनी है। नीचे इसमें कोड दिया हुआ है। और फोर्थ क्वेश्चन को आपने देखा, करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। यहाँ देखिए पहला, दूसरा और चौथा तो ठीक है, सी वाले को अगर आप चुनते हैं तो पहला, दूसरा और चौथा तो ठीक है। लेकिन ये जो तीसरा वाला है इसमें समस्या है। एक अश्वशक्ति कितने के बराबर होता है, 746 वाट के बराबर होता है, 746 वाट के बराबर होता है। और इसे अगर आप किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.75 किलोवाट के। तो यहाँ यही गलत दिया है, बाकी सब तो सही, ठीक। तो सी को चुना, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। अब यहाँ फिर से 3 स्टेटमेंट है। पहले स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि 1 माइक्रॉन जो है वो 1/100 मिलीमीटर के बराबर होता है, मतलब 1/100 मिलीमीटर के इक्वल होता है। मैक संख्या जो है ये उच्च वेग को प्रदर्शित करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। मैक नंबर का यूज कहाँ पे होता है, ये हाई वेलोसिटी जो होती है उसको डिनोट करने के लिए यूज की जाती है। और एंगस्ट्रॉम जो है ये किस कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है, तो ये वेवलेंथ को मेजर करने के लिए काम आता है, मतलब ये वेवलेंथ की यूनिट है। तो इस तरीके से ये सारी जानकारियां हैं, इसमें से आपको गलत की तलाश करनी है, जो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है उसको बाहर करना है। तो बताइए। तो 5th क्वेश्चन आपने देखा, करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। केवल पहला वाला गलत है, केवल पहला वाला गलत है, ये बाकी सब सही है। असल में 1 माइक्रॉन जो है वो 10 की घात -4 सेंटीमीटर के बराबर होता है और उसको अगर आप मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 माइक्रॉन बराबर 1/1000 मिलीमीटर। यहाँ पे 100 नहीं होगा बल्कि 1/1000 होगा, 1/1000, जो कि नहीं दिया है तो इसलिए वो गलत है। बाकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है ना, दूसरा तीसरा, वो सही है। अब देखिए छठवें को। छठवें में कहा जा रहा है कि इसमें भी 4 स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट वाले जो है ये काफ़ी काम के क्वेश्चन होते हैं, इसमें बहुत सारी नई जानकारियाँ और बहुत सारे जो फैक्ट हैं आपके रिवाइज हो जाते हैं। तो देखिए इसमें पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि नॉट जो है वो गति की इकाई है। नॉट जो है वो गति की इकाई है जो कि 1 समुद्री मील प्रति घंटे के बराबर होती है। नॉट इज अ यूनिट ऑफ स्पीड इक्वल टू 1 नॉटिकल माइल पर आवर। इसके बाद जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो कहता है कि त्वरण का एसआई मात्रक मीटर प्रति वर्ग सेकेंड होता है। त्वरण का जो एसआई मात्रक होता है, एसिलरेशन की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर पर स्क्वायर सेकेंड, ठीक है, सेकेंड स्क्वायर असल में। और इसके बाद जो तीसरा वाला है उसमें आप देख रहे हैं कि 1 न्यूटन 1 किलोग्राम मीटर प्रति वर्ग सेकंड के बराबर होता है। यहाँ पे इसे कन्वर्ट किया है तो मात्रकों का आपस में जो अदल बदल है, बदलाव है, वो कैसे होता है आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ यही कहा गया। और इसके बाद जो चौथा स्टेटमेंट है इसमें कहा जा रहा है कि आवेग का एसआई मात्रक जो है वो न्यूटन सेकेंड होता है। एसआई यूनिट ऑफ इम्पल्स इज न्यूटन सेकेंड। तो आप ये बताइए, ये सारे स्टेटमेंट आप देख रहे हैं, इसमें से जो सही विकल्प है वो कौन सा है, सही कथन कौन सा है, ये आपको तलाशना है। तो छठवां आपने देखा, करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। इसमें सभी सही है, करेक्ट ऑप्शन आपको चुनना था। ये सारी ही जो बातें यहाँ पर कही गई हैं वो सभी सत्य हैं।
तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है, आपको रिवाइज करनी है। अब इसके बाद देखें अगले वाले को, प्रश्न संख्या 7। इसमें कहा गया कि गलत विकल्प कौन सा है, बताइए। गलत विकल्प का चयन करिए। तो कन्वर्ट किया गया है, एक टेरामीटर जो होता है उसमें 10 की घात 13 मीटर होते हैं, ये बड़ी यूनिट होती है। तो 10 की घात 13 मीटर इसमें होते हैं। एक माइक्रोन में 10 की घात -6 मीटर होते हैं। एक खगोलीय मात्रक जो है ये 1.495 × 10⁻11 मीटर के, यानी 10 की घात 11 मीटर के बराबर होता है। और एक पार्सेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं। इस तरीके से यहाँ पर बताया गया। अब ये ध्यान दीजिएगा, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है उसको इक्वल किया गया है 1.495 × 10⁻11 मीटर के। तो यहाँ पावर जो लगी हुई है उसमें माइनस है कि प्लस है, ये भी आपको ध्यान देना होगा। अब इसमें से गलती तलाशनी है। 4 विकल्प है तो कोई ना कोई तो गलत होगा, कौन सा है बताइए। तो ये जो 7th क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ये टेरामीटर जो ऊपर दिया है ना, यही गलत है, बाकी सब तो सही है। बाकी सभी सही हैं तो वो आपके काम की इन्फॉर्मेशन है। देखिए टेरामीटर जो है उसमें 10 की घात 12 मीटर होते हैं, मतलब यहाँ पे 10 की घात 12 होगा, न कि 10 की घात 13। बाकी सब सही। 8वें को देखिए, प्रश्न संख्या 8 में कहा गया कि वस्तुओं में से, मतलब नीचे जो चीजों के नाम दिए हैं उनमें से किस वस्तु का आकार सबसे मोटा होगा, मतलब द साइज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट विल बी थिकेस्ट। तो इसमें थिकेस्ट आपको ढूंढना है। अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट दिए हैं, जैसे कि कुछ तो बहुत सूक्ष्म कण है, जैसे कि प्रोटॉन है, तो साइज ऑफ प्रोटॉन सबसे मोटा कौन होगा ये आपको बताना है। तो साइज ऑफ प्रोटॉन सबसे ज़्यादा उसकी थिकनेस होगी, या साइज ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस यानी जो परमाणविक नाभिक होता है उसका आकार सबसे थिक होगा, या साइज ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इसको हम रखेंगे, या लेंथ ऑफ कॉमन बैक्टीरिया। इस तरह के प्रश्न भी आते हैं, सब मिक्स करके दे देता है। तो इन 4 विकल्पों में से आपको सबसे जो मोटा है वो तलाशना है। तो प्रश्न संख्या 8 को आपने देखा, करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। लेंथ ऑफ अ कॉमन बैक्टीरिया, ये क्या है, ये थिकेस्ट है इसमें। और सभी की जो लेंथ है और थिकनेस है वो आपको पता होनी चाहिए। तो प्रोटॉन का आकार आप जानते हैं 10⁻−15 होता है, ये मीटर में नापा जा रहा है। और जो परमाणविक नाभिक है यानी न्यूक्लियस होता है उसका होता है 10⁻−14। और हाइड्रोजन एटम का कितना होता है, वो होता है 10⁻−10, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। और जो जीवाणु की लंबाई यानी बैक्टीरिया की लेंथ होती है वो होती है 10 की घात -8। तो ये सबसे बड़ा है, मतलब सबसे ज़्यादा है। ये माइनस पावर है, तो इसमें आप ये मत सोचिएगा कि 10 की घात जितना बढ़ता जाएगा उतना मान ज़्यादा होता जाएगा, उतना कम होता जाएगा, क्योंकि उतनी ही बड़ी संख्या से आप 1 में डिवाइड करेंगे तो बहुत छोटा सा मान आपको प्राप्त होगा। तो कुल मिलाकर इसमें से डी वाला ऑप्शन हमारा जो है वो सबसे मोटा होगा। तो प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ते हैं, और इसमें कहा जा रहा है कि द्रव्यमान के आधार पर ये जो चीज़ें दी हुई हैं इनको आरोही क्रम में व्यवस्थित करिए, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करना है बेसिस ऑफ देयर मास। तो मॉस्किटो दिया है, यानी मच्छर आजकल बहुत परेशान कर रहे हैं। और अ ड्रॉप ऑफ रेन, मतलब वर्षा की एक बूंद की यहाँ जो आकृति है उसकी बात की जा रही है। तो यहाँ आकृति से नहीं मतलब है, यहाँ मास से आपको तुलना करनी है और इन्हें अरेंज करके देखना है। तो इसके बाद है डस्ट पार्टिकल और रेड ब्लड सेल, मतलब लाल रक्त कणिकाएं। तो इसमें से आप बताइए कि द्रव्यमान के आधार पे आरोही क्रम। अब आरोही क्रम का मतलब क्या है, सबसे कम वाले को सबसे पहले रखेंगे और सबसे ज़्यादा वाला जो है उसको सबसे अंत में रखेंगे। तो इसमें देखिए असेंडिंग ऑर्डर कैसे अरेंज किया जाएगा। अब ये जो 9वां क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा अरेंजमेंट में आपको आगे पीछे करना पड़ेगा। मतलब ये है, देखिए इसमें जो मच्छर का द्रव्यमान है वो होता है, अब सारे मच्छरों का एक बराबर हो ये आवश्यक नहीं है, ये औसत है, तो 10⁻⁻5 किलोग्राम में है ये, ठीक, मच्छर के लिए। वर्षा की बूंद का होता है 10⁻6। इसके बाद आप धूल के कण का ले लीजिए तो वो होता है 10⁻9, धूल के कण का हो गया। लाल रक्त कणिकाओं का क्या होता है 10 की घात -13 और कम होता है ना। जितना ये बढ़ता जाएगा नंबर, माइनस वाली पावर रहेगी तो जितना बड़ा नंबर रहेगा उतनी ही छोटी राशि हमें प्राप्त होगी। तो इस हिसाब से होता है। तो ऐसा अगर आप अरेंज करते हैं तो इसका जो डी वाला अरेंजमेंट है वो सही होता है। सबसे छोटी आकृति किसकी है, लाल, सबसे कम मास किसका है, माफ कीजिएगा, तो इसमें लाल रक्त कणिकाओं का है। लाल रक्त कणिकाओं का जो द्रव्यमान है वो सबसे कम है, तो उनको सबसे पहले रखेंगे, उसके बाद धूल के कण को रखेंगे, उसके बाद रखेंगे वर्षा की बूंद को, और सबसे भारी है इसमें मच्छर। तो हमने डी को चुन लिया। प्रश्न संख्या 10 को देखते हैं। अब यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी दी है और एसआई यूनिट दी है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो ये जो 10वां प्रश्न है इसमें आप ध्यान से देखें, दिया हुआ है कि वेग प्रवणता का जो मात्रक है, एसआई मात्रक है, वो प्रति सेकंड होता है। वेलोसिटी ग्रेडियंट जो है उसकी यूनिट होती है पर सेकंड। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यानी विद्युत चालकता जो है उसका मात्रक होता है ओम पर स्क्वायर। जबकि मैग्नेटिक फ्लक्स का होता है ये ओम पर स्क्वायर मीटर है, मीटर असल में यहाँ पे आ गया है जबकि इसको यहाँ होना चाहिए। और मैग्नेटिक फ्लक्स का होता है वेबर, वेबर एक साइंटिस्ट थे। जबकि सरफेस टेंशन का यानी जो पृष्ठ तनाव है उसका एसआई मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर।
तो अब इसमें से आपको ये बताना है कि गलती कहाँ पर है। प्रश्न को आप पूरा देख रहे हैं तो 10वां प्रश्न जो है इसका करेक्ट आंसर पहले देख लीजिए अच्छे से, बी वाला हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का जो यहाँ पे दिया है ओम प्रति वर्ग मीटर, ये वाला गलत है। जबकि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का क्या होना चाहिए, सीमेंस प्रति मीटर होना चाहिए, सीमेंस प्रति मीटर होना चाहिए, ना कि ओम। ओम का तो संबंध वैसे भी रेजिस्टिविटी से आ जाएगा, रेजिस्टेंस से आ जाएगा। प्रश्न संख्या 11, यहाँ पे जो कथन दिए हैं उस पर आपको विचार करना है। तो ऊर्ध्वाधर तल और क्षैतिज तल जो है इसमें कोणीय दूरी को नापने के लिए थियोडोलाइट को इस्तेमाल किया जाता है। थियोडोलाइट जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज़ किया जाता है एंगुलर डिस्टेंस और वर्टिकल जो एंगुलर डिस्टेंस है वर्टिकल प्लेन में और हॉरिजॉन्टल प्लेन में उसको मीज़र करने के लिए, वर्टिकल प्लेन में भी और हॉरिजॉन्टल प्लेन में भी ये डिस्टेंस को मीज़र करने के लिए, जो एंगुलर डिस्टेंस होती है उसको मीज़र करने के लिए काम आता है। इसके बाद आप देखें, और पॉलीग्राफ नाम का जो इंस्ट्रूमेंट है वो इस्तेमाल किया जाता है लाई डिटेक्टर के तौर पे। आप झूठ बोल रहे हैं तो वो पता लगा लेगा। तीसरा स्टेटमेंट कहता है, यहाँ दूसरे को हमने देख लिया, तीसरा कहता है कि मैनोमीटर एक तरह की डिवाइस है जिसका यूज़ होता है मेजरमेंट ऑफ प्रेशर में, यानी ये दाब को नाप सकता है। तो अब इसमें आपको बताना है कि जो गलत विकल्प है वो कौन सा है। स्टेटमेंट आप देख रहे हैं। तो 11वें क्वेश्चन को आपने देखा, करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा और डी यहाँ पे नीचे दिया हुआ है। इनमें से कुछ भी गलत नहीं है। जितनी सूचनाएं आपने देखी ना, ये पहला दूसरा तीसरा ये तीनों ही सही है और इसीलिए हम इसमें से डी का चयन करते हैं। यहाँ देखिए नॉन ऑफ दीज। आगे बढ़ते हैं। 12वें प्रश्न में कहा गया कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है बताइए। तो कार्डियोग्राम जो है वो हृदय की गति को नापता है यानी हार्ट रेट को मीजर करता है। एनीमोमीटर जो है वो ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता को नापता है और सीस्मोग्राफ जो है वो अर्थक्वेक यानी भूकंप को नापता है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मीजर करने का काम बैरोमीटर करता है। तो इसमें से कौन सा गलत है, सही मिलान नहीं किया हुआ है, वो आपको बताना है। तो 12वां आपने देखा, करेक्ट आंसर इसमें एनीमोमीटर हो जाएगा, जो आर्द्रता को नापने वाला इसमें बता दिया है। एनीमोमीटर किसको नापता है, ये विंड की वेलोसिटी को नापता है, वायु के वेग को नापता है, न कि ह्यूमिडिटी को। तो इसे हमने देखा। अच्छा, ह्यूमिडिटी को कौन नापता है, तो ये हाइग्रोमीटर का काम है। तो अब आगे चलते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं जो कि है 13वां। इसमें कहा जा रहा है कि कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है बताइए। तो सही सुमेलित की बात ही नहीं है, यहाँ स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसमें से कौन सा नॉट करेक्ट है ये आपको बताना है। तो इसमें कहा गया कि समुद्र की गहराई के मापन के लिए फैदोमीटर का यूज़ किया जाता है। अगर आपको डेप्थ ऑफ सी मेजर करनी है तो उसके लिए आपको जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करना होगा वो होगा फैदोमीटर। एल्टीमीटर का इस्तेमाल किया जाता है हाइट ऑफ एयरक्राफ्ट एबव सी लेवल उसको मेजर करने के लिए, यानी समुद्र तल से वायुयान की ऊंचाई नापने के लिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजर करने के लिए एमीटर का यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है उसको नापने के लिए हम एमीटर का यूज़ करते हैं। और जो रिक्टर स्केल पैमाना होता है, मतलब स्केल का मतलब पैमाना, तो इसका यूज़ किया जाता है इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए। भूकंप की तीव्रता को ये नापने का काम करता है। तो आप ये बताइए कि गलती कहाँ पर है। ये जो स्टेटमेंट दिए हैं इसमें से कोई ना कोई गलत है। और 13वां जो आप देख रहे हैं यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है। ऐसे जो थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं उसमें जो गलत विकल्प होता है वो तुलनात्मक रूप से आसान होता है। तो एमीटर आप भी जानते हैं, बेसिक फिजिक्स है कि इसका इस्तेमाल किया जाता है विद्युत धारा को नापने के लिए। ये इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के काम में आता है, न कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। तो इसे हमने देखा, सी वाले ऑप्शन को बाहर कर दिया, बाकी सब सही है। प्रश्न संख्या 14, इसमें कहा जा रहा है कि इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है बताइए। तो रेडियो तरंगों के द्वारा वस्तु की स्थिति का पता लगाने के लिए राडार का यूज किया जाता है। राडार को यूज किया जाता है डिटेक्ट द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बाई मीन्स ऑफ रेडियो वेव्स। और इसके बाद जो सेकेंड स्टेटमेंट है उसमें कहा गया कि प्रकाश की तीव्रता को नापने के लिए लक्स मीटर नाम का जो उपकरण है उसको इस्तेमाल किया जाता है। लक्स मीटर एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है जो कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट को मेजर कर सकता है। और पायरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है 3500 डिग्री सेल्सियस यानी 3500 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा के टेम्परेचर को नापने के लिए। उससे कम टेम्परेचर रहेगा तो ये नाप नहीं पाएगा। जबकि स्फिग्मोमैनोमीटर जो है ये ब्लड प्रेशर नापने के काम में आता है। तो अब आप ये बताएं कि इसमें गलती कहाँ है। 3 तो सही है लेकिन कोई एक गलत है। और इसका जो सही जवाब है वो इसमें सी हो जाएगा। ये जो पायरोमीटर का दिया हुआ है ना कि टेम्परेचर इतना मेजर कर सकता है इसके ऊपर का तापमान, ये वाला गलत है। असल में पायरोमीटर जो है वो 1500 डिग्री सेल्सियस के ऊपर का टेम्परेचर नाप सकता है। यहाँ कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर बता दिया गया है। यहाँ पे कितना होना चाहिए, 1500 होना चाहिए, बाकी सब सही है। 15वें को देखते हैं, कॉन्सीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो। अब यहाँ पे देखिए कॉन्सीडर करके कि ये जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं इसमें से सही कौन सा है। तो पहले वाले में बताया गया कि लैक्टोमीटर ये दूध के आपेक्षिक घनत्व को नापने के लिए काम आता है। जो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मिल्क है उसको ये मेजर कर सकता है। जबकि साउंड लेवल मीटर जो होता है, ये इस डिवाइस का नाम है, ये असल में इंटेंसिटी ऑफ साउंड को नाप सकता है। ठीक है, ये जो इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ है ये क्या है, साउंड लेवल मीटर है। और ये क्या मेजर कर सकता है, तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड।
इसके बाद जो थर्ड स्टेटमेंट है उसमें कहा गया कि ओडोमीटर जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है फ्रीक्वेंसी के मेजरमेंट के लिए, और ये किस तरह की फ्रीक्वेंसी नापता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको ये नाप सकता है। जबकि ओंडोमीटर, यहाँ देखें ओडोमीटर लिखा है और यहाँ पे लिखा है ओंडोमीटर, तो ओंडोमीटर का यूज किया जाता है डिस्टेंस कवर बाई व्हील्स ऑफ व्हीकल, मतलब जो गाड़ी के पहिए होते हैं उनके द्वारा जितनी डिस्टेंस कवर की जाती है उसको ये नाप सकता है। तो ये शब्द है, इन्हें ध्यान दीजिएगा। अब इसमें कौन सा कथन आपका सही है वो आपको तलाशना है, नीचे विकल्प दिया है, पहले प्रश्न को देख लीजिए और 15वां जो है इसका सही जवाब इसमें से हो जाएगा ए वाला, ऊपर ही दिया हुआ है। पहला दूसरा तो सही है, पहला भी ठीक है लैक्टोमीटर वाला, और दूसरा साउंड लेवल मीटर वाला भी जो इन्फॉर्मेशन दी है वो दोनों परफेक्ट है और इसीलिए हमने ए को चुना है। लेकिन इन दोनों में क्या दिक्कत हो गई, तो तीसरे वाले में समस्या ये है कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको मीजर करने के लिए हम ओंडोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। उसको हम किस में मीजर करते हैं, ओंडोमीटर से मीजर करते हैं, और ओडोमीटर का इस्तेमाल होता है गाड़ी के पहियों के द्वारा चली हुई दूरी को नापने के लिए। तो ये आपस में अदला बदली हो गई है और इसीलिए गलत हो गया है। इसके बाद 16वें को देखते हैं। यहाँ देखें आप फिर से इनकरेक्ट खोजने के लिए कहा जा रहा है, तो 4 स्टेटमेंट है। कहा गया कि प्रक्षालन मशीन जो है, काफी शुद्ध हिंदी है, तो प्रक्षालन मशीन जो है ये विसरण विधि के सिद्धांत पर काम करती है। मतलब आपकी जो वॉशिंग मशीन है, अभी किसी शोरूम में आप चले जाइए और कहिए कि हमें सैमसंग की प्रक्षालन मशीन चाहिए, तो शोरूम वाला आपको बाहर कर देगा, कहेगा कि फिर पहले हिंदी सीख कर आइए। तो कुल मिलाकर वॉशिंग मशीन जो है इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो किस पर, कौन से सिद्धांत पर आधारित है, ये डिफ्यूजन मेथड पे काम करती है। जबकि बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग और आवेग ये सब सदिश राशियां हैं। फोर्स, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन, मोमेंटम और इंपल्स ये सब वेक्टर क्वांटिटी हैं। सब में परिमाण के साथ साथ यानी मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी रिक्वायर्ड होती है। इसके बाद जो थर्ड स्टेटमेंट है वो कहता है कि मास इज ऑब्टेन फ्रॉम द रेशियो ऑफ मोमेंटम एंड वेलोसिटी ऑफ द सबस्टेंस, यानी पदार्थ के संवेग और वेग का अगर आप अनुपात निकाल देते हैं तो उससे उस पदार्थ का द्रव्यमान पता लग जाता है। जबकि चौथा स्टेटमेंट कहता है कि एक्सीलरेशन इज ऑब्टेन फ्रॉम द रेशियो ऑफ फोर्स एंड मास, अगर आप फोर्स और मास का आपस में डिवीजन कर देते हैं, मतलब दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं, तो वो आपको प्राप्त होता है एक्सीलरेशन के रूप में यानी त्वरण के रूप में। तो अब बताइए कि इसमें गलती कहाँ पर है। प्रश्न को आपने देखा, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ए वाला। ये जो प्रक्षालन मशीन यानी हमारी प्यारी वॉशिंग मशीन है, इसी के बारे में यहाँ गलत दिया है। इसका वर्किंग प्रिंसिपल किस चीज़ पर आधारित है, तो ये जो वॉशिंग मशीन है ये अपकेंद्रीकरण का जो सिद्धांत होता है उस पर काम करती है, मतलब प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। अब केंद्र बल कैसा होता है, वो केंद्र से बाहर की ओर लगता है, तो इसीलिए गंदगी जो है वो कपड़े से दूर निकल जाती है। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो सही है, बी, सी और डी एकदम परफेक्ट। प्रश्न संख्या 17 को देखते हैं। अब इसमें देखिए फिर से स्टेटमेंट देकर कहा जा रहा है कि कौन सा सही है बताइए। तो प्रश्न आपने देखा। अब इस प्रश्न में कहा गया कि जो कथन दिए हैं उन पर विचार करिए। तो पृथ्वी का जो पलायन वेग है वो है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ जो है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि डॉपलर प्रभाव के द्वारा कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किए जा सकते हैं। डॉपलर इफेक्ट जो है उसके माध्यम से जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैं, ठीक है, वो आसानी से ट्रैक किए जा सकते हैं और पृथ्वी से हम बैठे बैठे उन्हें जान सकते हैं कि वो कहाँ पर है। इसके बाद देखें तीसरे वाले स्टेटमेंट को, यदि पृथ्वी की सतह से किसी पिंड पर कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल एकदम से गायब हो जाए, एकाएक शून्य हो जाए, तो जो पिंड का भार है वो भी शून्य हो जाएगा, उसका जो वेट है वो क्या होगा, 0 हो जाएगा, लेकिन द्रव्यमान वही रहेगा। द्रव्यमान उस परिस्थिति में भी नहीं बदलेगा। तो अब आप ये बताइए कि इनमें जो कथन दिए हुए हैं कौन सा सही है। तो प्रश्न आपने देखा, करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। ये तीनों ही कथन जो है ये सही है, इसमें कोई समस्या नहीं है। देखिए गुरुत्वाकर्षण बल यानी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, अगर वो एकदम से गायब हो जाता है तो उस कंडीशन में वेट जो है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि W इज इक्वल टू होता है m इंटू जी, ठीक है, m इंटू जी होता है। तो ये जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है ये काम करना बंद कर देगा। तो इस कंडीशन में इसकी जो वैल्यू है वो 0 होगी, 0 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो W का जो पूरा मान आएगा वो 0 हो जाएगा। लेकिन मास जो है वो हर कंडीशन में, चाहे आप जहां भी उस चीज को ले जाइए, वो समान रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो डी वाले ऑप्शन को चुना। इसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 18 को। गलत विकल्प का आपको चयन करना है। तो कहा जा रहा है कि ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स द क्रीम गेट सेपरेटेड फ्रॉम द मिल्क आफ्टर क्लर्निंग, मतलब जो अभिकेंद्र बल है उसके वजह से ऐसा होता है कि जब आप क्रीम को दूध को मथते हैं, असल में, और आमतौर पे मथी जाती है दही, लेकिन दूध का भी मंथन किया जाता है क्रीम को अलग करने के लिए, तो उसके पीछे क्रीम अलग होती है किस कारण से, अभिकेंद्र बल की वजह से। अभिकेंद्र बल केंद्र से बाहर की ओर लगता है, तो अंदर की चीजों को ये बाहर फेंकता है, तो बर्तन की दीवार पर वो इकट्ठी हो जाती है। इसके बाद बी वाले ऑप्शन को आप देख रहे हैं जिसमें कहा गया कि समुद्र के जल का घनत्व जो है वो नदी के जल से ज्यादा होता है।
नदी का पानी जो है उसका घनत्व क्या होता है, कम होता है। और इस वजह से कोई भी जहाज जब नदी से निकलकर समुद्र में प्रवेश करता है तो वह थोड़ा ऊपर उठ जाता है। नदी से निकलकर वो समुद्र में जाएगा तो उसकी जो ऊंचाई है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी, मतलब ऊपर की ओर उठ जाएगा। टेक्नीशियम पहला मानव निर्मित या कृत्रिम रूप से बना हुआ तत्व था और बादलों का घनत्व कम होने के कारण वे वायुमंडल में तैरते रहते हैं। ड्यू टू लो डेंसिटी ऑफ क्लाउड्स दे कीप फ्लोटिंग इन द एटमॉस्फियर। इस तरीके से है। अब इसमें गलत विकल्प का आपको चयन करना है, इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। तो 18वां जो आप देख रहे हैं इसका करेक्ट आंसर इसमें देख लीजिए पहले। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा। इसमें पहले ऊपर वाला ही गलत दिया है। ए वाले ऑप्शन में इसलिए गड़बड़ है क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है अभिकेंद्र बल, और अभिकेंद्र बल जैसा कि आप देखते हैं ये केंद्र की ओर लगता है, न कि केंद्र से बाहर की ओर। केंद्र से बाहर कौन लगता है, अपकेंद्र बल लगता है, यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। तो यहाँ पर होना चाहिए था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी अपकेंद्र बल, जबकि दे रखा है सेंट्रीपिटल, तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट गलत है। बाकी तीनों सही है। प्रश्न संख्या 19 कहा गया कि इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है बताइए। तो पृष्ठ तनाव के कारण ही लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती रहती है। लोहे का घनत्व पानी की तुलना में अधिक और पारे की तुलना में कम होता है, जिसकी वजह से लोहे की कील पारे पर तैरती है जबकि पानी में डूब जाती है। मतलब जो आयरन नेल होती है वो पारे पर यानी मरकरी पर फ्लोट करती है, लेकिन पानी के अंदर रखने पर या पानी की सतह पर रखने पर वो नीचे डूब जाती है, तली में बैठ जाती है। तो ये घनत्व की वजह से होता है। अब इसके बाद जो थर्ड स्टेटमेंट है उसमें कहा गया कि जल का अधिकतम घनत्व 377 केल्विन पर होता है। मतलब मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर कितने टेम्परेचर पर होता है, 377 केल्विन पे। और डी वाला स्टेटमेंट कहता है कि जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। तो अब आप ये बताइए कि गलती कहाँ पर है, गलत विकल्प कौन सा है, इसमें से चुनना है आपको। तो प्रश्न संख्या 19 को आपने देखा, करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। द मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर इज एट 377 केल्विन। ये जो मैक्सिमम डेंसिटी का यहाँ पे पैमाना दे रखा है तो ये 277 होता है, ना कि 377। ये सी वाला स्टेटमेंट इसमें गलत है और यहाँ पर होना चाहिए था 277, जबकि उससे 100 ज़्यादा दिया हुआ है। तो ये वाला गलत, बाकी सब सही। प्रश्न संख्या 20 को देखते हैं। इसमें कहा गया कि गलत विकल्प कौन सा है बताइए। तो किसी वस्तु का आयतन अगर आप बदल दीजिएगा तो उसका जो घनत्व है वो नहीं बदलता है। आयतन बदल देने से उस चीज के घनत्व पर यानी उसकी जो डेंसिटी है उसमें कोई चेंज नहीं आता है। तो ये तो हमने देखा। इसके बाद दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि सर्दियों में झील की ऊपरी परत 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडी होने के कारण बर्फ बन जाती है। 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, पानी जो है वो बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस पर नीचे का पानी जो है वो तरल अवस्था में बना रहता है, जिससे कि मछलियां और अन्य जलीय जीव जंतु जीवित रहते हैं। और बैरोमीटर की रीडिंग में अचानक से गिरावट जो है वो तूफानी मौसम का संकेत देती है। जबकि ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक जो है वो आर्किमिडीज के नियम का जो सिद्धांत होता है, आर्किमिडीज का जो सिद्धांत होता है उस पर काम करते हैं। तो इस तरीके से ये सारी चीजें दी हुई हैं। इसमें जो स्टेटमेंट है उन्हें ध्यान से देखिए और बताइए कि गलती कहाँ पर। इसमें जो डी वाला ऑप्शन है वही गलत है, जिसमें कहा गया है कि ये आर्किमिडीज के प्रिंसिपल पर काम करता है हाइड्रोलिक ब्रेक, जबकि असल में इसके पीछे जो सिद्धांत काम करता है वो होता है पास्कल का नियम। पास्कल का जो नियम है वो इसमें जिम्मेदार होता है और हाइड्रोलिक ब्रेक पूरी तरह से पास्कल लॉ पे ही काम करता है। तो इसमें ये सिद्धांत का नाम गलत दिया है, बाकी सारी सूचनाएं सही हैं। और ये 4 डिग्री सेल्सियस वाला ना, ये काफ़ी बार पूछा गया है, तो इसको जरा ध्यान से देखिएगा। इसके बाद 21वें को देखते हैं। यहाँ देखिए इनकरेक्ट ऑप्शन आपको चुनना है। कुल मिलाकर 4 स्टेटमेंट है। तो वायु दाब की कमी के कारण हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है। मतलब ड्यू टू इंक्रीज इन एयर प्रेशर इंक स्टार्ट कमिंग आउट ऑफ द पेन वाइल ट्रेवलिंग इन एन एरोप्लेन। और जो बी वाला स्टेटमेंट है उसमें कहा गया कि द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड्स इंक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। विस्कोसिटी जो है वो इंक्रीज करेगी अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। ये ऐसा होता है लिक्विड में। और इसके बाद ये कहा जा रहा है कि व्हेन अ बबल ऑफ एयर राइजिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ अ लेक कम्स टू द अपर सरफेस इट्स साइज इंक्रीजेज। जब वो बॉटम से सरफेस पे आता है यानी ऊपरी सतह पे पानी के आता है तो उसका आकार बढ़ जाता है। और लिक्विड राइजेज टू ग्रेटर हाई, यहाँ देखें आप, greater height than water in an capillary tube because of surface tension of liquid is greater than that of water। मतलब केशिका नली जो होती है उसमें तरल पानी की तुलना में अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है। कोई भी तरल पदार्थ है, उसका नाम यहाँ नहीं दिया है, वो पानी की तुलना में ज़्यादा ऊंचा चढ़ता है और उसकी वजह यह है कि उसका जो पृष्ठ तनाव है वो पानी की तुलना में ज़्यादा होता है। तो ऐसे करके दिया है। गलती कहाँ पर है बताइए। तो 21 आपने देखा और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें बी हो जाएगा। विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड्स इंक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इंक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। ठीक, ये जो बी वाला ऑप्शन है ये इसमें गलत है, बाकी जितने हैं वो सभी सही हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो इसमें होना क्या चाहिए फिर ये बताइए। द्रवों की जो श्यानता है वो ताप बढ़ाने पर बढ़नी चाहिए या घटनी चाहिए, ये आपको कमेंट सेक्शन में जवाब देना है।
प्रश्न संख्या 22 को देखते हैं। यहाँ देखें स्टेटमेंट दिए हुए हैं और उस पर आपको विचार करना है, गलत विकल्प की तलाश करनी है, उसमें से गलत कौन सा है। अच्छा, विस्कोसिटी जो है वो सिर्फ लिक्विड्स में ही नहीं पाई जाती है, बल्कि ये गैसेस के अंदर भी होती है, लेकिन दोनों के अंदर इसका जो व्यवहार है वो भिन्न भिन्न होता है। तो अच्छा, इसमें पहला स्टेटमेंट देखें जिसमें कहा जा रहा है कि ड्यू टू सरफेस टेंशन द केरोसिन स्टार्ट राइजिंग इन द विक ऑफ द विक स्टोव। जो बत्ती वाला स्टोव होता है, बत्ती वाले खाना पकाने के लिए स्टोव इस्तेमाल होते हैं, तो उसमें जो बत्तियां लगी रहती हैं उसमें केरोसिन ऑयल ऊपर की ओर चढ़ना शुरू करता है, और इसके पीछे जो घटना जिम्मेदार होती है वो होती है सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव। और इसके बाद जो दूसरा स्टेटमेंट है उसमें कहा गया कि किसी साबुन का जो बुलबुला है यानी सोप बबल है वो आवेशित अगर कर दिया जाए, उस पर चार्ज अगर डाल दिया जाए तो उसकी जो रेडियस है वो बढ़ जाती है, उसकी त्रिज्या में वृद्धि हो जाती है अगर वो चार्ज हो जाता है तो बताइए कि इसमें से गलती कहाँ पर है। प्रश्न संख्या 22 को आपने देखा, करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। ना तो पहला गलत है ना दूसरा गलत है, दोनों ही बातें सही है, इसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं है ना। अगर किसी साबुन के बुलबुले पर आप कोई आवेश डाल देते हैं, आवेश उत्पन्न कर देते हैं, तो उसका जो साइज है वो बढ़ जाएगा, रेडियस बढ़ेगी तो आकार बढ़ेगा। अब इसके बाद 23वें को देखते हैं। यहाँ देखें कहा गया कि इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है, तो कुल मिलाकर 4 स्टेटमेंट। पहले वाले कथन में कहा जा रहा है कि देयर आर 7 टाइप ऑफ कलर्स इन द सनलाइट। सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं। द 3 कलर्स ब्लू, ग्रीन एंड रेड आर ज्वाइंटली कॉल्ड प्राइमरी कलर्स। ये जो 3 रंग है ब्लू, ग्रीन और रेड, इनको अगर संयुक्त रूप से हम मिलाकर देखें तो इन्हें हम कहते हैं प्राइमरी कलर। इसके बाद इन कलर टेलीविजन, यहाँ देखें आप, इन कलर टेलीविजन कलर्स आर क्रिएटेड बाय द मिक्सचर ऑफ 3 बेसिक कलर। जो कलर टीवी होती है उसमें जो कलर का मिक्सचर होता है उसमें 3 बेसिक कलर होते हैं। कौन कौन से? तो रेड, ग्रीन और ब्लू। इसके बाद द कलर ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू द कलर इज इट रिफ्रैक्ट्स। ठीक है, मतलब किसी अपारदर्शी वस्तु का जो रंग है वो उस रंग के कारण होता है जिसे वह अपरावर्तित करता है। तो इस तरीके से इसमें सारी चीजें दी हुई है। अब इसमें से गलती कहाँ पर है वो आपको तलाशनी है। तो इसमें ध्यान से देखिएगा, 7 रंग होते हैं सूर्य के प्रकाश में, इसमें कोई संदेह नहीं है। और बाकी जो है उन्हें भी देख लीजिए। तो करेक्ट आंसर इसका ये जो 23वां है इसका हो जाएगा डी वाला। इसमें से गलती जो है वो डी वाले स्टेटमेंट में है, वो देख कर ही मालूम हो रहा है। किसी भी अपारदर्शी, मतलब उसके आर पार प्रकाश नहीं जा रहा है तो वह अपारदर्शी है। तो ऐसी वस्तु का जो रंग है वो उस रंग की वजह से होता है जिसे वह परावर्तित करता है। जिस भी रंग का प्रकाश वो परावर्तित करेगा उस रंग का दिखाई देगा। ये किसी भी चीज पर लागू होता है। जिस रंग के प्रकाश को वो सोख लेगा वो प्रकाश उस रंग की वो चीज नहीं दिखाई देगी। मान लीजिए रेड कलर की लाइट उस पर पड़ रही है तो वो उसे एब्जॉर्ब कर ले रहा है, तो वो रेड कलर का नहीं दिखाई देगा। ग्रीन कलर को वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो जिस कलर की लाइट को वो रिफ्लेक्ट करेगा उस कलर का दिखाई देगा। तो उस आधार पर डी वाला स्टेटमेंट इसमें गलत हो जाता है। इसके बाद 24वें को देखते हैं। यहाँ पर स्टेटमेंट जो दिया हुआ है उसमें से आपको देखना है कि सही कौन सा होता है। तो मनुष्य की आंख में किसी वस्तु पर प्रतिबिंब जो है वो दृष्टिपटल पर बनता है। ठीक, मतलब इन ह्यूमन आई द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म ऑन द रेटिना। कहाँ पर बनता है? रेटिना पे। और दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है, यहाँ देखें आप, कि यदि समान फोकस दूरी वाले 2 कांच के लेंस हैं जिसमें से कि एक उत्तल है दूसरा अवतल है, तो एक दूसरे से सटाकर उनको रख दिया गया है। दोनों क्या है? सटा के रख दिए जाते हैं। अब ये जो युग्म बनता है, मतलब 2 लेंस हैं तो जोड़ा बन गया, ये कांच की समतल प्लेट की तरह से काम करता है। इसका जो काम है वो कैसा हो जाता है? फ्लैट प्लेट की तरह से हो जाता है, फ्लैट प्लेट ऑफ ग्लास की तरह से हो जाता है। और तीसरा वाला स्टेटमेंट कहता है कि द पावर ऑफ सन ग्लासेस इज 0 डायोप्टर। सन ग्लासेस की जो पावर होती है वो 0 डायोप्टर होती है। तो अब इसमें आप ये बताइए कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। प्रश्न को आपने देखा, ये है 24वां, और इसका जो सही जवाब है इसमें देख लीजिए डी वाला हो जाएगा। ठीक, पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों ही जो स्टेटमेंट है ये सही है। ठीक है, तीनों कथन जो है वो सही है। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। ठीक, ये हमने देखा, तो डी को चुन लिया। अब इसके बाद देखते हैं 25वें को। इसमें भी स्टेटमेंट दिया हुआ है और आपको ये बताना है गलती कहाँ पर है। तो एक स्वस्थ जो मनुष्य की आंख होती है उसकी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। मतलब हेल्दी ह्यूमन आई है तो उसके लिए जो डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन माना गया है, मिनिमम डिस्टेंस मानी गई है, वो 25 सेंटीमीटर होती है। इसके बाद जो दूसरा स्टेटमेंट है वो कहता है कि नतोदर दर्पण का उपयोग कारों की हेडलाइट, सर्च लाइट इत्यादि में परावर्तक के तौर पर किया जाता है। नतोदर मतलब कॉनकेव। ठीक है, अवतल की बात हो रही है, तो अवतल दर्पण जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है एज ए रिफ्लेक्टर्स इन कार हेडलाइट्स एंड सर्च लाइट एक्सेट्रा, और जगहों पे इस्तेमाल होता है। तीसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि कॉनकेव लेंस यानी अवतल लेंस जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है रीडिंग ग्लासेस के तौर पे, जो आप पढ़ने के लिए चश्मे लगाते हैं उसके लिए। तो आप ये बताइए कि इसमें से गलती कहाँ पर है। पूरे प्रश्न को देख लीजिए। देखिए, जो 25th है इसका राइट आंसर इसमें से सी वाला हो जाएगा। ये जो तीसरा स्टेटमेंट है ये सही है। ठीक है,
ये जो तीसरा स्टेटमेंट है ये इसमें प्रश्न के हिसाब से पूछा है कि कौन सा गलत है, तो इसमें से हमने इसे सही माना, इसका मतलब है कि इसमें गड़बड़ी है, जो गड़बड़ था वही छांटना था। यहाँ ये कहा गया है कि अवतल दर्पण का इस्तेमाल, माफ कीजिएगा, अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है पढ़ने के काम में आने वाले ग्लासेस में, जबकि पढ़ने के काम में जो ग्लासेस इस्तेमाल होते हैं उसमें अभिसारी लेंस यानी जो उत्तल लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है, उसका यूज किया जाता है। तो ये गलत दिया था, बाकी सब सही है। प्रश्न संख्या 26 को देखते हैं। इनकरेक्ट ऑप्शन आपको चुनना है। तो निकट दृष्टि दोष जो होता है यानी मायोपिया, उसको अगर आप दूर करना चाहते हैं तो आपको अवतल लेंस का इस्तेमाल करना होगा, ठीक है, कॉनकेव लेंस का यूज करना होगा। द रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहाँ आप देख रहे हैं, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ प्लेन मिरर इज एट इन्फिनिटी, मतलब जो समतल दर्पण होता है उसकी वक्रता त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो अनंत पर होती है, इन्फिनिटी पर होती है। जबकि 7 कलर्स ऑफ लाइट कैन बी सेपरेटेड बाय अ प्रिज्म, अगर 7 कलर आपको लाइट के देखने हैं, एक वर्णी प्रकाश मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है, तो उसे आप 7 रंगों में बांटना चाहते हैं तो आप उन्हें प्रिज्म से होकर गुजार दीजिए, 7 रंग आपको दिखाई दे जाएंगे। इसके बाद जो डी वाला स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि व्हेन अ मिरर इज रोटेटेड बाई एन एंगल थीटा, मान लीजिए कि वो एंगल जो है वो थीटा है, देन द रोटेशन ऑफ अ रिफ्लेक्टेड रेज बिकम 2 थीटा, मतलब जो रिफ्लेक्टेड रेज की रोटेशन है वो कैसी हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी, यानी 2 थीटा हो जाएगी। आमतौर पे कोणों को दर्शाने के लिए थीटा का यूज किया जाता है। तो इसमें आप ये बताइए गलती कहाँ पर है। प्रश्न को आपने देखा, दर्पण को आप क्या कर रहे हैं, थीटा कोण से रोटेट कर दे रहे हैं, घुमा दे रहे हैं, तो उसकी जो परावर्तित किरण होगी उसका घूर्णन दुगना हो जाएगा, ऐसा इसमें दिया है। तो ये कुल मिलाकर 4 स्टेटमेंट है। गलती कहाँ पर है, तो गलती इसमें देखें कहीं भी नहीं दिखाई देती है। असल में जितनी भी बातें कही गई हैं वो सभी सही है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत पे होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है, और निकट दृष्टि दोष जो होता है उसको दूर करने के लिए अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, ये आप जानते ही हैं। बाकी सारी जानकारियां ठीक हैं, तो इसमें से हम गलत किसी को नहीं कह सकते। 27 को देखते हैं। अब यहाँ इनकरेक्ट ऑप्शन आपसे चुनने के लिए कहा जा रहा है। तो इसका जो बी वाला ऑप्शन है, इसमें ध्यान से पहले देख लीजिएगा ए वाले स्टेटमेंट को। खगोलीय दूरदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब जो है वो आभासी और बड़ा होता है, ठीक है। इमेज फॉर्म बाय एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज वर्चुअल एंड इनलार्ज्ड। ये कैसी होती है, आभासी होती है और बड़ी होती है। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होने के कारण खतरे के संकेतकों के लिए लाल रंग का इस्तेमाल किया जाता है। मैक्सिमम स्कैटरिंग ऑफ रेड कलर, इट इज यूज फॉर डेंजर सिग्नल्स, ठीक। और इसके बाद इट इज बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट दैट द सन अपीयर्स रेडिश एट द टाइम ऑफ सनसेट एंड सनराइज, ठीक। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य लाल रंग का दिखाई देता है। द स्काई अपीयर्स ब्लू बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। प्रकाश का आकाश का रंग जो नीला हमें दिखता है वो असल में स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से दिखाई देता है। तो गलती कहाँ पर है ये आपको बतानी है। प्रश्न को आप देख रहे हैं। 27 जो है इसका राइट आंसर इसमें देख लीजिए पहले, बी वाला हो जाएगा। ड्यू टू मैक्सिमम स्कैटरिंग ऑफ रेड कलर इट इज यूज फॉर डेंजर सिग्नल। अगर वो मैक्सिमम स्कैटरिंग वाला होगा, मतलब उसमें बिखराव प्रकीर्णन ज्यादा होगा, तो वो आसानी से दिखेगा ही नहीं, ज्यादातर मात्रा तो उसकी बिखर जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ उल्टा दे दिया है, ये गलत दिया है, इसीलिए इसको हम चुनते हैं। बी वाला ऑप्शन इसमें हमारा उत्तर हो जाएगा। लाल रंग का जो प्रकीर्णन होता है, स्कैटरिंग होती है, वो सबसे कम होती है और इसीलिए इसे डेंजर सिग्नल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है ताकि दूरी से भी आसानी से दिख सके। प्रश्न संख्या 28 को देखते हैं। गलत विकल्प का आपको चयन करना है। लाल रंग की जो तरंग दैर्घ्य है वो सबसे कम होती है और इसीलिए इसे ट्रैफिक सिग्नल में इस्तेमाल किया जाता है। और सफेद प्रकाश में उपस्थित लाल रंग शीशे के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होता है। सफेद प्रकाश का मतलब वही एक वर्णी जो सूर्य का प्रकाश होता है, मोनोक्रोमेटिक लाइट, उसमें जो लाल रंग मौजूद होता है वो शीशे के प्रिज्म के द्वारा सबसे कम विचलित होता है। और दृश्य वर्ण क्रम में बैगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। इस तरीके से इसमें दिया हुआ है। अब ये 3 स्टेटमेंट आप देख रहे हैं। वायलेट कलर हैज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन द विजिबल स्पेक्ट्रम। देखिए और बताइए गलती कहाँ पर है। तो ये जो 28वां आपने देखा, इसका करेक्ट आंसर इसमें से ए वाला हो जाएगा। केवल जो पहला है वही इसमें गलत है। लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होने के कारण ही ट्रैफिक सिग्नल में लाल रंग के प्रकाश का इस्तेमाल किया जाता है। लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है और इसलिए उसे ट्रैफिक सिग्नल में यूज किया जाता है। बाकी जितना है वो सभी सही है, ठीक। बाकी जितनी इंफॉर्मेशन है वो सभी सही है, गलत हमें खोजना था। इसके बाद 29वें को देखते हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि गलत विकल्प कौन सा है। तो वातावरण में प्रकाश का विसरण धूल के कणों द्वारा होता है। डिफ्यूजन ऑफ लाइट जो है एटमॉस्फेयर में कैसे होती है, डस्ट पार्टिकल की वजह से होती है। जबकि दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि मनुष्य की आंख हरे पीले रंग के लिए या पीले हरे रंग के लिए सबसे ज्यादा सुग्राही मानी जाती है। ह्यूमन आई जो है वो मोस्ट सेंसिटिव होती है येलो और ग्रीन कलर के लिए। जबकि दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों के प्रेषण के लिए आवृत्ति मॉड्यूलन टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन टेक्निक जो है वो यूज की जाती है ट्रांसमिशन ऑफ ऑडियो सिग्नल इन दूरदर्शन ब्रॉडकास्टिंग।
जबकि डी वाला ऑप्शन ये कहता है कि होलोग्राफी जो है उसका यूज किया जाता है 2 डायमेंशनल इमेज को खींचने के लिए या तैयार करने के लिए। तो द्विआयामी चित्र होलोग्राफी के द्वारा लिए जाते हैं। अब इसमें आप बताइए कि गलती कहाँ पर है। तो 29वां जो आप देख रहे हैं इसका करेक्ट आंसर इसमें से डी वाला हो जाएगा। होलोग्राफी जो है वो 3 डायमेंशनल इमेज को लेने के लिए काम आती है, जबकि इसमें दिया हुआ है 2 डायमेंशनल। तो ये वाला गलत है, यहाँ पे त्रिविमीय होना चाहिए था, न कि द्विआयामी। बाकी सारी इंफॉर्मेशन एकदम परफेक्ट। प्रश्न संख्या 30 करेक्ट ऑप्शन आपको चुनना है। जब पानी में नमक डाला जाता है तो पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है और इसका हिमांक कम हो जाता है। साल्ट अगर वाटर में आप ऐड करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट जो है उसका इंक्रीज कर जाएगा और फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। जबकि दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि पेय पदार्थ को थर्मस बॉटल में कुछ समय तक उसी तापमान पर रखने पर उसकी दीवारों पर चांदी की उसी तापमान पर रखने के लिए उसकी दीवारें, जो थर्मस की बॉटल की दीवारें होती हैं, उन पर चांदी की परतें चढ़ाई जाती हैं। ठीक, अ लेयर ऑफ सिल्वर इज अप्लाइड ऑन इट्स वॉल। तो ऐसे करने पर होगा क्या, जो सेम टेम्परेचर है उसको हम मेंटेन कर पाएंगे। तो अब ये बताइए कि इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। प्रश्न आपने देखा, 2 कथन है, सही की तलाश आपको करनी है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही सही है। यहाँ दोनों ही बातें जो हैं वो 100% सही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 31 को देखते हैं। कॉन्सीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब यहाँ जो दिया हुआ है इसमें देखिए और बताइए कि करेक्ट कौन सा है, सही कौन सा है। तो उच्च आर्द्रता और कम तापमान की स्थिति में गीले कपड़े सबसे तेजी से सूखते हैं। जो वेट क्लोथेज होते हैं वो ऐसी कंडीशन में ज़्यादा जल्दी सूखेंगे जहाँ पे हाई ह्यूमिडिटी हो और लो टेम्परेचर हो। जबकि दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है और इसलिए पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर ही उबलने लगता है। एट हाई एल्टीट्यूड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लेस, सो वाटर स्टार्ट बॉइलिंग एट अ टेम्परेचर लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस। ऐसा करके दिया हुआ है। अब इसमें आप ये बताइए कि सही कौन सा है। 31 को आप देख रहे हैं, करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। इसमें देखिए दूसरा वाला तो सही है, अधिक ऊंचाई पर वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज करता जाता है, तो इस वजह से 100 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है उससे कम तापमान पर ही पानी खौलने लगता है। तो ये बात ठीक है, लेकिन पहला वाला गड़बड़ दिया है। आप जानते हैं कि कपड़ों के सूखने के लिए या किसी भी चीज़ को शुष्क होने के लिए सबसे आदर्श स्थिति वो होती है कि ह्यूमिडिटी कम हो, आर्द्रता कम हो और टेम्परेचर जो है वो हाई हो। ज़्यादा तापमान और कम आर्द्रता पर ही ये चीज़ हो सकती है, जबकि यहाँ उल्टा दे दिया है। तो केवल दूसरा सही है। प्रश्न संख्या 32 को देखते हैं। यहाँ इनकरेक्ट ऑप्शन आपसे फिर चुनने के लिए कहा जा रहा है। कुल मिलाकर 3 स्टेटमेंट है, तो पहले को देखते हैं। लोहा जो है वो ऊष्मा का बहुत अच्छा सुचालक है और इस वजह से ठंड के मौसम में लोहे को स्पर्श करने पर लकड़ी की अपेक्षा वो ज़्यादा ठंडा लगता है। लोहे की एक बेंच है, उस पर आप बैठ जाइए तो आपको ज़्यादा ठंडा महसूस होगा तुलनात्मक रूप से एक लकड़ी की बेंच के आप देखें। और इसके बाद ये कहा गया कि लकड़ी जो है वो ऊष्मा की कुचालक है, इसलिए वो कम ठंडी रहती है। तो इसमें लोहा जो है बहुत अच्छा चालक है, ऐसा कहा जा रहा है। और दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि तांबा कांच की अपेक्षा ऊष्मा का बहुत बेहतर सुचालक है। ठीक, और तांबा कांच को अगर एक समान टेम्परेचर पे आप गर्म करते हैं तो तांबा अधिक गर्म लगता है कांच की तुलना में। मतलब कॉपर इज अ बेटर गुड कंडक्टर ऑफ हीट देन ग्लास, सो व्हेन कॉपर एंड ग्लास आर हीटेड टू द सेम टेम्परेचर द कॉपर फील हॉटर, ऐसा महसूस होता है। और तीसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि कांच की छड़ को जब भाप में रखा जाता है तो उसकी लंबाई के साथ साथ उसकी चौड़ाई भी बढ़ जाती है। ग्लास रॉड जो है उसको अगर आप स्टीम में रखते हैं तो उसकी लेंथ ही सिर्फ इंक्रीज नहीं होती है बल्कि विड्थ भी इंक्रीज कर जाती है। तो इसे आपने देखा, गलत की तलाश आपको करनी है। ये पूरा आप देख रहे हैं 32वां, और 32वां जो आपने देखा इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। इसमें कोई भी जो है वो गलत नहीं। ठीक, लोहा ऊष्मा का बहुत अच्छा सुचालक है और इसी वजह से ठंड के मौसम में ये इसकी जो स्थिति है, इसे आप स्पर्श करते हैं तो लकड़ी की अपेक्षा ये ज़्यादा ठंडा लगता है। और लकड़ी जो है ऊष्मा की कुचालक होती है, ये आप जानते ही हैं, तो उस कंडीशन में लकड़ी कम ठंडी लगती है। और तांबा वाला भी ठीक दिया है, जबकि भाप में अगर आप रखते हैं कांच की छड़ को तो लंबाई के साथ साथ चौड़ाई यानी जो उसका डायामीटर है वो भी इंक्रीज कर जाता है। तो ये सभी सही है। अब इसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 33 को। गलत की तलाश आपको करनी है। अब इसमें कुछ ना कुछ तो गलत होगा। तो रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों को ताज़ा रखने के लिए 4 डिग्री सेल्सियस पर तापमान जो है वो सबसे सुरक्षित माना जाता है। 4 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है वो सेफ माना जाता है फूड फ्रेश रखने के लिए रेफ्रिजरेटर के अंदर। जबकि डिवाइस विच ऑटोमेटिकली कंट्रोल द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट नाम की एक डिवाइस होती है जो कि किसी भी पिंड के तापमान को स्वचालित रूप से नियंत्रित कर सकती है। और व्हेन आइस मेल्ट्स इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस। अगर बर्फ पिघल रही है तो उसका जो आयतन है वो क्या करेगा, बढ़ेगा। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ अ ह्यूमन बॉडी ऑन द सेल्सियस स्केल इज 36.9 डिग्री। सेल्सियस स्केल पर अगर सामान्य मनुष्य के शरीर का तापमान नापे तो वो 36.9 डिग्री आएगा।
अब आप ये बताइए गलती कहाँ पर है, इसमें से कुछ ना कुछ तो गलत होगा। और 33वां जो आप देख रहे हैं इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। जब बर्फ पिघलती है तो उसका आयतन बढ़ता है, ये वाली जो चीज़ें हैं आयतन घट जाता है ना कि बढ़ता है। यहाँ वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज करेगा ना कि इंक्रीज करेगा, बाकी सारी चीज़ें सही है। प्रश्न संख्या 34, इसमें गलत विकल्प का आपको चयन करना है। तो वायु में ध्वनि का वेग, आयाम और आवृत्ति में परिवर्तन से प्रभावित होता है। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज अफेक्टेड बाय द चेंजेस इन एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी, है ना। और जो बी वाला स्टेटमेंट है उसमें कहा गया कि ऊनी रेशे एक विशेष प्रकार की प्रोटीन से बने होते हैं और इन रेशों के बीच में मौजूद हवा की वजह से शरीर की गर्मी बाहर नहीं निकल पाती है, जिससे कि ऊनी कपड़े हमें गर्म रखते हैं। वूल फाइबर्स जो है वो स्पेशल टाइप के प्रोटीन से बने होते हैं और इनके द्वारा जो हवा होती है यानी एयर होती है उसको अवरुद्ध कर लिया जाता है, तो हवा जो है वो आर पार नहीं हो पाती है, जो अंदर की हवा है वो अंदर ही रह जाती है, तो इससे ये हमारे शरीर को गर्म रखते हैं। इसके बाद ये कहा गया कि वायु में ध्वनि का वेग आर्द्रता बढ़ने से बढ़ता है, क्योंकि आर्द्रता बढ़ने पर वायु का घनत्व कम हो जाता है। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इंक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ ह्यूमिडिटी बिकॉज ऑफ डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ ह्यूमिडिटी। तो इसमें आप इंक्रीज और डिक्रीज वाला ध्यान दीजिएगा। और चौथे वाले स्टेटमेंट में कहा गया कि द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। वायु में ध्वनि का वेग तापमान में वृद्धि के साथ बढ़ जाता है। तो अब आप ये बताइए कि गलती कहां पर है। 34वें को आपने देखा, तो 34वां जो है इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। इसमें आप देखिए ये वायु में ध्वनि का वेग, आयाम और आवृत्ति में परिवर्तन से प्रभावित होता है ना। तो द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज नॉट अफेक्टेड बाय द चेंज इन एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी। ये वाला जो है इसमें कहा गया है कि प्रभावित होता है, जबकि वो नहीं प्रभावित होता है। ठीक है, वायु में ध्वनि का वेग जो है वो आर्द्रता बढ़ने से बढ़ता है और आर्द्रता बढ़ने पर वायु का घनत्व कम हो जाता है, लेकिन आयाम और आवृत्ति में परिवर्तन से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर ये गलत दिया हुआ है। इसके बाद 35 को देखते हैं। 35 में कहा गया कि जो कथन दिए हैं उस पर विचार करिएगा। यदि जल भरी ग्लास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा पिघल जाता है तो उसका आयतन बदल जाता है और इससे पानी का स्तर बढ़ जाता है। जब किसी बॉटल में पानी भर दिया जाता है तो उसमें बर्फ जमने से, मान लीजिए कि आप पानी भर के उसे जमने के लिए रख देते हैं, तो बर्फ जमने से बॉटल टूट जाती है। जब पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ में बदलता है तो इसका आयतन बढ़ जाता है और इसीलिए आंतरिक दबाव की सीमा बहुत ज़्यादा हो जाने पर बॉटल क्रैक कर जाती है। तो ऐसा इसमें दिया हुआ है। अब ये बताइए कि ये जो दिया है इसमें सही कौन सा है। 2 स्टेटमेंट है अच्छे। अब इसे अगर देखा जाए 35 को, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें बी वाला हो जाएगा। केवल दूसरा वाला इसमें से सही है। ये जो बॉटल के टूटने की यहाँ पे टूटने का रीजन दिया हुआ है ये सही है, लेकिन पहले वाले में कहा गया है जो पानी भरे गिलास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा, उसमें समस्या क्या है। पानी भरे गिलास में अगर आप एक बर्फ का टुकड़ा तैरा दीजिए, मतलब डाल दीजिए आइस का उसमें क्यूब, तो अगर वो पिघलता है तो उसका आयतन नहीं बदलता है, आयतन पर कोई बदलाव या कोई परिवर्तन हमें नहीं दिखाई देता है और जल स्तर इसीलिए समान बना रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। ठीक, तो यहाँ ये इन्फॉर्मेशन कि पानी का लेवल बढ़ जाता है, ऐसा कुछ नहीं। तो बी को चुन लिया। अब इसके बाद 36वें को देखते हैं। यहाँ पर कहा गया कि इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है बताइए। तो रेडियो तरंगे, एक्स तरंगे, पराबैंगनी तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। और इसके बाद ये कहा जा रहा है, यहाँ आप देख रहे हैं रेडियो वेव, एक्स वेव और अल्ट्रावायलेट वेव्स जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, जबकि ध्वनि तरंगे जो है वो अनुदैर्घ्य होती है यानी लॉन्गिट्यूडनल होती है, जबकि दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी के मध्य मंडल से परावर्तित होती हैं। लॉन्ग रेडियो वेव्स जो है उनका रिफ्लेक्शन होता है कहाँ से, मेसोस्फीयर ऑफ द अर्थ से। और ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, बिना माध्यम के, बिना मीडियम के साउंड वेव्स जो है वो ट्रेवल नहीं कर सकती। तो अब आप ये बताइए कि गलती कहाँ पर है। प्रश्न को आपने देखा, गलती इसमें सी वाले में है, जो यहाँ लॉन्ग रेडियो वेव्स की बात हो रही है, यहीं पर समस्या है। ये मीसोस्फीयर से रिफ्लेक्ट नहीं होती है बल्कि आयनोस्फीयर से होती है। यहाँ मध्य मंडल नहीं बल्कि आयन मंडल होना चाहिए था। बाकी सारी इंफॉर्मेशन परफेक्ट है। 37 को देखते हैं। इनकरेक्ट ऑप्शन आपको चुनना है। कॉस्मिक रेज जो है ये बहुत अधिक ऊर्जा वाले आवेशित कणों से बनी होती है, चार्ज पार्टिकल होते हैं और वो उनके अंदर बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी होती है। इसके बाद वेवलेंथ ऑफ कॉस्मिक रेज इज़ वेरी शॉर्ट। इनकी जो सीधी बात है कि एनर्जी ज़्यादा होगी तो वेवलेंथ कम हो जाएगी, तो यहाँ जो इनकी वेवलेंथ होती है वो काफ़ी छोटी होती है। अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स एंड माइक्रो फ्रीक्वेंसी वेव्स आर जनरली ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ स्पेस वेव्स। ये जो उच्च परा उच्च आवृत्ति की तरंगें होती हैं और सूक्ष्म आवृत्ति की तरंगें होती हैं, ये आमतौर पर अंतरिक्ष तरंगों के रूप में संचरित होती हैं। और इसके साथ साथ ये कहा गया कि एम्पलीट्यूड एक डिस्टेंस होती है, और किसके बीच की डिस्टेंस है, तो बिटवीन 2 सक्सेसिव क्रीस्ट और 2 सक्सेसिव थ्रॉट्स, मतलब 2 जो उत्तरोत्तर श्रृंग है और 2 उत्तरोत्तर गर्त होते हैं। यानी श्रृंग और गर्त का तात्पर्य यहाँ पे आप देख रहे हैं ऐसे ऐसे, तो 2 उत्तरोत्तर या तो श्रृंग हो या 2 उत्तरोत्तर या 2 जो क्रमशः गर्त हैं उनके बीच का ये डिस्टेंस होता है।
और इसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। तो आप ये बताइए कि गलती कहाँ पर है। प्रश्न को आपने देखा, तो 37 जो आप देख रहे हैं इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ये जो आयाम दिया हुआ है यहाँ पे गड़बड़ है। ये आयाम की डिफिनीशन नहीं है, मतलब एम्पलीट्यूड को हम ऐसे डिफाइन नहीं करते हैं, जबकि तरंगदैर्घ्य जो है वो दो उत्तरोत्तर श्रृंग या दो उत्तरोत्तर गर्तों के बीच की दूरी होती है। तो यहाँ पे ये जो डिफिनीशन दी है ये किसकी है, वेवलेंथ की है, बाकी सब सही। प्रश्न संख्या 38 को देखते हैं। इनकरेक्ट ऑप्शन आपको चुनना है। आंतों के रोगों के निदान के लिए अवरक्त किरणों का इस्तेमाल किया जाता है। इंफ्रारेड रेज आर यूज इन डायग्नोसिस ऑफ इंटेस्टाइनल डिजीजेस। जो इंटेस्टाइनल डिजीजेज होती हैं उनके डायग्नोसिस के लिए इंफ्रारेड रेज का इस्तेमाल किया जाता है। माइक्रोवेव्स आर यूज फॉर टेलीकम्युनिकेशन। माइक्रोवेव्स जो है उनका इस्तेमाल कहाँ पे होता है, टेलीकम्युनिकेशन में होता है, दूर संचार के लिए होता है। जबकि इंफ्रारेड वेव्स जो है उनका यूज किया जाता है नाइट विजन इक्विपमेंट्स में, जो रात्रि दृष्टि उपकरण होते हैं उनके लिए। जबकि एक्स रेज जो है उनको यूज किया जाता है स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल्स में। ठीक है, इस तरीके से दिया हुआ है। अब इसमें गलती कहाँ पर है आप बताइए। प्रश्न को आपने देखा, करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। आंतों का जो रोग होता है उसके निदान के लिए सीटी स्कैन किया जाता है और एक्स किरणों का उसमें इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर दिया है इंफ्रारेड रेज, तो यही गलत है। एक्स किरणों का इस्तेमाल होता है, यहाँ जो किरणों का नाम दिया है वो गलत है और इसीलिए हम ए को चुनते हैं, बाकी सारी इंफॉर्मेशन सही है। 39 को देखते हैं। इनकरेक्ट ऑप्शन आपको चुनना है। तो सामान्य टीवी के रिमोट कंट्रोल में अवरक्त किरणों का इस्तेमाल किया जाता है। जो नॉर्मल टीवी का रिमोट कंट्रोल होता है उसमें इंफ्रारेड रेज जो है वो यूज होती हैं। लॉन्गिट्यूडनल सेकेंडरी वेव्स आर प्रोड्यूस बाय द स्ट्रिंग ऑफ अ सितार। जो सितार नाम का वाद्य होता है उसके जो तार होते हैं वो अनुदैर्घ्य प्रगामी तरंगें उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं। और साउंड अबव 80 डेसिबल्स इज कॉन्सिडर्ड एज हार्मफुल नॉइज पॉल्यूटेंट्स। ये हानिकारक ध्वनि प्रदूषक के तौर पे माना जाता है अगर ध्वनि की जो तीव्रता है उसका माप 80 डेसिबल से ज़्यादा है। जबकि लेवल ऑफ 60 डेसिबल हैज़ बीन कॉन्सिडर्ड एज द स्टैंडर्ड साउंड लेवल फॉर ह्यूमन। जो 60 डेसिबल की ध्वनि की उच्चता होती है वो मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि का स्तर माना गया है। तो इस तरीके से दिया हुआ। अब इसमें गलती कहाँ पर है आप बताइए। देखिए 39वां जो है ना इसका सही जवाब हो जाएगा इसमें से बी वाला। ये जो दूसरा स्टेटमेंट है ये गलत है। लॉन्गिट्यूडनल सेकेंडरी वेव्स के बारे में कहा गया है कि वो प्रोड्यूस होती हैं स्ट्रिंग ऑफ सितार से, जबकि अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंगे जो अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंगे होती हैं यानी ट्रांसवर्स सेकेंडरी वेव्स होती हैं उनका यहाँ से प्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल देकर गड़बड़ कर दिया। प्रश्न संख्या 40। यहाँ पर इनकरेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। 4 दिए हुए हैं उसमें से गलत कौन सा है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा 45 डेसिबल को किसी शहर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण का स्तर माना गया है। और चमगादड़ जो है वो अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं, यहाँ ऐसा बताया जा रहा है, और अपना शिकार भी कर सकते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो सुपर सोनिक तरंगों का उत्सर्जन करते हैं और उसी से निर्देशित होते हैं। जो सुपरसोनिक वेव्स होती है उसको वो इमिट करते हैं और उसी के द्वारा उन्हें गाइडेंस प्राप्त होता है। अल्ट्रासोनिक वेव्स यानी जो परश्रव्य तरंगें होती हैं ये स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित कर सकती हैं, यानी जो ऑटोमेटिक डोर्स होते हैं उनको ये कंट्रोल कर सकती हैं। और अल्ट्रासोनिक वेव्स जो है उनका इस्तेमाल होता है ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेज में, मतलब बीमारियों के उपचार में। अब किस बीमारी के उपचार में इस्तेमाल होता है वो नहीं दिया है, लेकिन रोगों के उपचार में ये इस्तेमाल होती है ऐसा कहा जा रहा है। तो इसमें गड़बड़ कहाँ पर है, प्रश्न को आपने देखा। इसमें से गड़बड़ है बी वाले में। यहाँ देखें आप, ये चमगादड़ों के बारे में कहा गया है कि जब अंधेरी रात होती है, मतलब उजाले का एकदम ही अभाव होता है, तो उसमें भी आराम से उड़ लेते हैं और अपना शिकार कर लेते हैं। तो ये सुपरसोनिक तरंगों को उत्सर्जित करते हैं ऐसा इसमें कहा जा रहा है। देखिए गड़बड़ कहाँ पे है, ये पराध्वनि तरंगे निकालते हैं, मतलब जो चमगादड़ होते हैं उनके द्वारा जो तरंगे रिलीज की जाती हैं वो असल में क्या होती हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं। और यहाँ पर ये वेव्स का नाम गलत दिया है, इसलिए ये जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है। इसके बाद 41 को देखते हैं। यहाँ कहा गया है कि जो स्टेटमेंट दिया है उसमें से विचार करके बताइए कि सही कौन सा है। तो जो एसिड रेन यानी अम्ल वर्षा होती है उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। सल्फ्यूरिक एसिड उसमें सबसे हाईएस्ट अमाउंट में होता है। सेकेंड स्टेटमेंट ये बताता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो जनरेट होती है ड्यू टू इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ पेट्रोल एंड डीजल। और इसके बाद ये कहा गया कि सड़ती हुई वनस्पति या पशु पदार्थ जो है वो हाइड्रोजन सल्फाइड के प्रदूषक के तौर पे जाने जाते हैं, मतलब उनसे हाइड्रोजन सल्फाइड बहुत बड़ी मात्रा में रिलीज होती है। तो आप ये बताइए कि सही कौन सा है। प्रश्न को आपने देखा, 41वां आप देख रहे हैं। तो ये जो 41 नंबर का क्वेश्चन है इसे आपने देखा, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सी वाला। सी वाले को आप देख रहे हैं, पहला और तीसरा इसमें सही है। पहला सही है कि अम्ल वर्षा जो है इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। तीसरा वाला भी सही है कि सड़ती हुई वनस्पति और पशु पदार्थ जो है ये हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक के प्रमुख स्रोत हैं। लेकिन ये वाला जो दिया हुआ है
इसमें कहा जा रहा है कि जो पेट्रोल और डीजल है उसका अगर अधूरा प्रज्वलन होता है, मतलब उसे पूरी तरह से जलाया नहीं जा सका, यानी उसकी बर्निंग कंप्लीट नहीं होती है, तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बल्कि कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होती है। सीओ का वहाँ से सीओ जो है वो रिलीज होती है, CO2 नहीं। तो ये गैस का नाम यहाँ पे गलत दिया हुआ है, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तो सी को चुन लिया, पहला तीसरा इसमें सही है, ठीक है, सी को चुना। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं जो कि है 42वां। इसमें कहा गया कि वैश्विक ताप वृद्धि जो है ग्लोबल वार्मिंग, उसमें योगदान प्रतिशत के आधार पे किन किन गैसों का है, तो ये सारी गैसों का है। तो इसमें आपको ये करना होगा कि इसे अवरोही क्रम में अरेंज करिए। सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट करने वाली, सबसे ज़्यादा रोल प्ले करने वाली जो गैस है उसको सबसे ऊपर रखेंगे, सबसे पहले रखेंगे, और सबसे कम जो योगदान देती है उसको सबसे बाद में रखेंगे। तो डिसेंडिंग ऑर्डर ऐसा ही होगा, परसेंटेज के आधार पर आपको देखना है। तो यहाँ पर वाटर वेपर है, ओजोन है, मेथेन है और नाइट्रस ऑक्साइड है, इन्हें आपको अरेंज करना है। 42 आप देख रहे हैं, करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। ये पहले से ही व्यवस्थित है, इसमें कुछ नहीं करना था, लेकिन आपको प्रतिशत मालूम होना चाहिए। तो वाटर वेपर जो है वो लगभग 60% का अपना रोल प्ले करती है। ओजोन का जो योगदान है वो लगभग 8% का होता है, ठीक है। मीथेन का कितना होता है, तो मीथेन का होता है लगभग 4% का। और नाइट्रस ऑक्साइड का कितना होता है, तो नाइट्रस ऑक्साइड लगभग 1.5% का योगदान देती है, 1.5। तो उसी आधार पर अरेंज करना था, हमने किया। और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि सबसे प्रबल ग्रीन हाउस गैस मानी जाती है, वो लगभग 26% का योगदान देती है। प्रतिशत में उसका जो अमाउंट है वो कम हो जाता है। तो फिलहाल यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड दिया नहीं था। इसके बाद देखें 43वें प्रश्न को। इसमें कहा जा रहा है कि कौन सा युग्म वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक नहीं है। इनऑर्गेनिक गैसियस पॉल्यूटेंट इसमें से कौन सा नहीं है वो आपको चुनना है। तो हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोजन सल्फाइड है, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड है, ऐसे करके दिया हुआ है। अब इसमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन सा गैसीय प्रदूषक नहीं है। 43 को आपने देखा, तो 43 का जो राइट आंसर है वो इसमें ए हो जाएगा। इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक के रेंज में न आता हो, तो नॉन ऑफ दीज को ही चुनने में भलाई है। वैसे अगर देखा जाए तो वायु के जो अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है यानी इनऑर्गेनिक गैसियस पॉल्यूटेंट है, उसमें हाइड्रोजन साइनाइड का भी नाम आता है, हाइड्रोजन सल्फाइड भी आती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आती है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी आती है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सारी गैसें आती हैं। इसके बाद 44वें को देखते हैं। इसमें कहा गया कि गलत विकल्प कौन सा है, तो बिस्फेनॉल ए जो है वो एक औद्योगिक रसायन है और ये मुख्य रूप से पॉलीकार्बोनेट नाम के कठोर पारदर्शी प्लास्टिक के निर्माण में इस्तेमाल होता है, ठीक। बिस्फेनॉल ए जो है वो इंडस्ट्रियल केमिकल है और मेनली इसका यूज कहाँ पे होता है, मैन्युफैक्चर ऑफ हार्ड एंड ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक, और उसे कहा जाता है पॉलीकार्बोनेट। अब इसके बाद जो दूसरा स्टेटमेंट है उसमें कहा गया कि भोपाल गैस त्रासदी ये मिथाइल आइसोसाइनेट के रिसाव के कारण 1984 में हुई थी। जो गैस वहां से लीक करती है वो मिथाइल आइसोसाइनेट थी, कई बार पूछा भी जा चुका है। और रिस्क ऑफ स्किन कैंसर इंक्रीजेस ड्यू टू ओजोन डिप्लेशन, ओजोन डिप्लेशन की वजह से चमड़ी के कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। तो गलती कहाँ पर है आप ये बताइए, प्रश्न को देख लीजिए, ये पूरा प्रश्न आपके सामने है और करेक्ट आंसर इसका क्या होना चाहिए। इसमें से कोई भी गलत नहीं है, तीनों ही जो है वो सही है, तीनों ही स्टेटमेंट एकदम परफेक्ट है। तो सी को चुना। इसके बाद आगे बढ़े और देखें इस 45वें प्रश्न को, कौन सा विकल्प गलत है। तो पोटेशियम ब्रोमाइड का इस्तेमाल फोटोग्राफी में किया जाता है, ठीक है, पोटेशियम ब्रोमाइड जो है वो यूज होता है फोटोग्राफी में। पोटेशियम सल्फेट का यूज होता है फर्टिलाइजर में। पोटेशियम नाइट्रेट का यूज होता है गन पाउडर यानी बारूद बनाने में। और मोनोपोटेशियम टार्ट्रेट जो है, मोनोपोटेशियम टार्ट्रेट ये यौगिक है, इसका इस्तेमाल कीटनाशक के तौर पे यानी जो पेस्टिसाइड है उसके तौर पे किया जाता है। तो इसमें आपको ये बताना है कि गलती कहाँ पर है। प्रश्न को आपने देखा और ये जो 45वां प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। यहाँ आप देख रहे हैं मोनोपोटेशियम टार्ट्रेट जो है इसका यूज होता है पेस्टिसाइड में, यही वाली इंफॉर्मेशन गलत है। ये बेकरी उद्योग में काम आता है, जो बेकरी इंडस्ट्री होती है उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है, बाकी सब सही है। प्रश्न संख्या 46, जिसमें से करेक्ट ऑप्शन आपको चुनकर बाहर करना है। तो फ्रेयान का इस्तेमाल किया जाता है प्रशीतक के रूप में यानी रेफ्रिजरेंट के तौर पे। और नियोप्रिन और केवलार ये दोनों क्या है, संश्लेषित रबड़ है, सिंथेटिक रबड़। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि टैक्सोल एक प्रकार की कैंसर रोधी दवा का नाम है, ये एंटी कैंसर ड्रग है। तो आप ये बताइए कि करेक्ट कौन सा है। प्रश्न को आपने देखा, 3 अच्छे स्टेटमेंट है। और 46 जो है इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, केवल पहला और तीसरा इसमें सही है। लेकिन ये जो नियोप्रिन और केवलार का दिया है ना, तो इसमें से केवलार जो है वो एक प्रकार का संश्लेषित रेशा है, ठीक है, ये क्या है, सिंथेटिक फाइबर है। जबकि नियोप्रिन जो है वो सिंथेटिक रबर है यानी संश्लेषित रबर है। तो दोनों रबर नहीं है, यहाँ पे ये गलत दिया है।
सी को चुन लिया। प्रश्न संख्या 47 को देखते हैं। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपको बाहर करना है। तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है कीटनाशी के तौर पे। कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज किया जाता है एक प्रकार के विस्फोटक के तौर पे, एक्सप्लोसिव के तौर पे। नाइट्रोसेलुलोज जो है वो एंटी नॉकिंग एजेंट के तौर पे काम आता है और टेट्राएथिल लेड का प्रयोग किया जाता है अग्निशामक के तौर पे। तो अब इसमें ये बताइए कि सही कौन सा है। प्रश्न को तो आप देख रहे हैं, 4 स्टेटमेंट है, सही कोई एक ही है। तो 47 आप देखें, करेक्ट आंसर इसका ऊपर ही दिया है, ए वाला। बेंजीन हेक्साक्लोराइड का जो इस्तेमाल दिया है कि ये इंसेक्टिसाइड के तौर पे इस्तेमाल होता है, ठीक। लेकिन बाकी अगर आप देखें तो कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है यहाँ दिया हुआ है, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड का इस्तेमाल अग्निशामक के तौर पे किया जाता है, न कि विस्फोटक के तौर पे, ठीक है। ये विस्फोट को शांत करने के लिए होता है। जबकि नाइट्रोसेलुलोज जो आप देख रहे हैं ये विस्फोटक है, ये बहुत भयंकर विस्फोट उत्पन्न करता है। और टेट्राएथिल लेड जो है वो एंटी नॉकिंग एजेंट के तौर पे काम आता है। प्रश्न संख्या 48 को देखते हैं। पूछा गया कि इनकरेक्ट कौन सा है। तो विद्युत क्षुरक में सामान्यतः जो प्रयुक्त आवेश्य बैटरियां होती हैं उसमें सोडियम और कैडमियम के इलेक्ट्रोड इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक। ये जो आप देख रहे हैं चार्जेबल बैटरीज को, तो इसमें जो इलेक्ट्रोड इस्तेमाल होते हैं वो असल में सोडियम और कैडमियम से बने होते हैं। जबकि कार की बैटरी में इस्तेमाल होने वाला जो एसिड होता है वो सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4। और एक ड्राई सेल में जो रासायनिक ऊर्जा विद्यमान होती है, यहाँ ये ऊर्जा का प्रकार कौन सा होता है ये पूछा जा सकता है। तो देखिए यहाँ दिया हुआ है कि जो शुष्क सेल यानी ड्राई सेल होता है उसमें केमिकल एनर्जी मौजूद होती है। और डी वाला स्टेटमेंट कहता है कि ड्राई सेल में अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का विद्युत अपघट्य इस्तेमाल किया जाता है। तो कुल मिलाकर ऐसे 4 स्टेटमेंट हैं। गलत की तलाश आपको करनी है, ये है 48। और 48 का जो राइट आंसर है वो इसमें ए हो जाएगा। यहाँ आपने देखा ए वाले कथन को, सोडियम और कैडमियम जो है वो यूज होते हैं इलेक्ट्रोड के तौर पे, मतलब उन्हीं के इलेक्ट्रोड यूज किए जाते हैं कॉमनली जो चार्जेबल बैटरी होती है उसमें, ठीक है। यही वाला इसमें गलत है। यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि चाहे टार्च लाइट हो या फिर शेवर हो यानी विद्युत क्षुरक, इन सभी जितने भी साधन है इसमें सामान्य तौर पे जो चार्जेबल बैटरी यूज होती है वो निकेल और कैडमियम के इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करती हैं। और यहाँ पे क्या दिया है, सोडियम और कैडमियम दिया है, तो इसलिए ये गलत हो गया। यहाँ निकेल होना चाहिए था, बाकी सारी इंफॉर्मेशन सही है, तो इसमें से हमें गलत चुनकर बाहर करना था। प्रश्न संख्या 49 पूछा गया कि इनकरेक्ट कौन सा है। तो इसमें चार्ल्स डार्विन का जो योगदान है उसमें कहा गया कि इन्होंने विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को इन्होंने प्रोपाउंड किया था। जबकि 2 हल्के नाभिक मिलकर किसी भारी तत्व के नाभिक का निर्माण करते हैं, तो ये जो प्रक्रिया है इसको कहा जाता है नाभिकीय विखंडन। 2 लाइटर न्यूक्लियाई जो है ये कंबाइंड होते हैं और एक हैवियर एलिमेंट को जनरेट करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये क्या होता है, ये न्यूक्लियर फिजन का प्रोसेस होता है। इसके साथ साथ ये बताया गया कि द टेक्नोलॉजी यूज टू ऑब्टेन लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन ऑन एन इंडस्ट्रियल स्केल इज कॉल्ड क्रायोजेनिक्स। क्रायोजेनिक्स जो है वो एक तरह की टेक्नोलॉजी है जिसमें कि तरल ऑक्सीजन या तरल हाइड्रोजन प्राप्त करने के लिए इसे यूज किया जाता है। और पोटेशियम एक स्थूल पोषक तत्व है यानी मैक्रो न्यूट्रिएंट है। इसकी ज़्यादा मात्रा में पौधों को आवश्यकता होती है और ये पौधों की वृद्धि में सहयोग करता है। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन होते हैं, माइक्रो कौन होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। गलती कहाँ पर है ये बताइए। तो 49 आप देख रहे हैं और इसका जो करेक्ट आंसर है देख लीजिए, बी वाला है। बी वाले में कहा गया कि 2 हल्के नाभिक मिलते हैं तो किसी भारी तत्व के नाभिक का निर्माण करते हैं। ये प्रक्रिया जो है ये नाभिकीय संलयन कहलाती है, न कि नाभिकीय विखंडन। ये जो प्रोसेस है ये न्यूक्लियर फ्यूजन का होता है, फिजन का नहीं। न्यूक्लियर फिजन जो है इसमें तो क्या होता है, बड़ा नाभिक छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाता है। तो इसमें से बी वाला गलत है। प्रश्न संख्या 50 को देखते हैं। गलत विकल्प का आपको चयन करना है। कैल्शियम कार्बोनेट क्षारीय भूमि सुधारक के तौर पे काम करता है। कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो एल्कलाइन सॉइल रिफॉर्मर के तौर पे काम करता है। सफेद फास्फोरस जब हवा में अंधेरे में रखा जाता है तो स्वतः ही दीप्तिमान हो जाता है, ठीक। माचिस के निर्माण में लाल फास्फोरस का इस्तेमाल किया जाता है और ईओसीन के द्वारा लाल स्याही बनाई जाती है। ये सारी चीजें इसमें दी हुई हैं। अब गलत विकल्प की तलाश आपको करनी है। ये है 50वां प्रश्न और 50वां जो आप देख रहे हैं इसका करेक्ट आंसर इसमें ए हो जाएगा, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में काम करता है, एल्कलाइन सॉयल रिफॉर्मर के तौर पे काम करता है। जबकि ये काम किसका होता है, कैल्शियम सल्फेट का होता है। यहाँ दिया है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम सल्फेट को अगर आप क्षारीय जमीन में डालेंगे जो एल्कलाइन सॉयल होती है तो उसमें आप कुछ उगा सकते हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 51 को देखिए। इनकरेक्ट ऑप्शन आपको चुनना है। तो ड्राई क्लीनिंग का जो प्रोसेस होता है उसमें बेंजीन, पेट्रोल और एल्कोहल तीनों को मिला के इस्तेमाल किया जाता है। और सिंदूर का रासायनिक नाम मर्क्यूरिक क्लोराइड होता है। केमिकल नेम जो वर्मिलियन का है वो क्या होता है, मर्क्यूरिक क्लोराइड। इसके बाद मॉर्फिन जो है वो पेन रिलीवर के तौर पे इस्तेमाल की जाती है, पीड़ाहारी होती है। जबकि बोरिक एसिड जो है वो यूज किया जाता है एंटीसेप्टिक और इंसेक्टिसाइड के तौर पे। तो अब इसमें आप ये बताएं कि गलती कहाँ पर है। प्रश्न को आप देख रहे हैं, करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। यहाँ जो वर्मिलियन का केमिकल नाम दिया हुआ है वो गलत है।
इसे मर्क्यूरिक सल्फाइड कहा जाता है, ना कि मर्क्यूरिक क्लोराइड। तो ये यौगिक का नाम यहाँ पे गलत दिया है। 52वें प्रश्न को देखते हैं। गलत विकल्प का आपको चयन करना है। तो सिल्वर नाइट्रेट को हॉर्न सिल्वर के रूप में जाना जाता है, ऐसा दिया है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किया जाता है। ठीक है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ये आर्टिफिशियल रेन के लिए इस्तेमाल होती है। जिंक फॉस्फाइड जो है उसे रेड पॉइजन के तौर पे जाना जाता है, मतलब जिंक फॉस्फाइड का इस्तेमाल चूहा मारने की दवा के तौर पे किया जाता है। और कॉपर सल्फेट जो है वो शैवाल नाशी के तौर पे इस्तेमाल होता है। तो ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। अब इसमें से गलती कहाँ पर है वो आपको बतानी है। प्रश्न को आप देख रहे हैं तो 52वां जो है इसका ऊपर वाला ही गलत दिया है। यहाँ देखिए आप, सिल्वर नाइट्रेट को हॉर्न सिल्वर कहा जाता है, जबकि सिल्वर क्लोराइड को हॉर्न सिल्वर के नाम से जानते हैं। सिल्वर क्लोराइड जो होता है, सिल्वर का मतलब चांदी का यौगिक होता है, उसको हम कहते हैं हॉर्न सिल्वर। यहाँ दिया है सिल्वर नाइट्रेट, वो गलत है, बाकी सब सही। प्रश्न संख्या 53 को देखते हैं। इसमें कहा गया कि इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है बताइए। तो क्रूक ग्लास जो है इसका इस्तेमाल धूपी चश्मा बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये धूप के चश्मे बनाने के लिए इस्तेमाल होता है और इसकी जो क्वालिटी है ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है, इस वजह से ऐसा किया जाता है। इसके बाद जो फाउल स्मेल होती है यानी दुर्गंध होती है वो मरी हुई मछलियों से निकलती है और उसके पीछे रीजन है सल्फर के यौगिक। सल्फर के यौगिक वहाँ उत्पन्न होते हैं और वो बुरी महक को पैदा करते हैं। अमोनिया की वजह से ही जो यूरिनल होते हैं यानी मूत्रालय होते हैं उनके पास से नाक में चुभने वाली गंध निकलती है। ठीक, तो वो जो दुर्गंध होती है उसके पीछे अमोनिया जिम्मेदार होता है। जिंक ऑक्साइड को यशद पुष्प के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, ये फिलोसफर्स वूल कहा जाता है जिंक ऑक्साइड। तो आप ये बताइए कि इसमें गलती कहाँ पर है। प्रश्न आप देख रहे हैं 4 विकल्प दिए हुए हैं। तो 53वां जो आपने देखा इसका करेक्ट आंसर इसमें बी हो जाएगा। यहाँ आप देखें, ये जो मरी हुई मछलियों से निकलने वाली दुर्गंध होती है इसके पीछे जिम्मेदार होता है अमीनो अम्लों का समूह, मतलब अमीनो यौगिक जो है उनकी स्थिति के कारण ये जो सड़ी हुई महक है मछलियों से वो आती है। तो सल्फर के यौगिक हर जगह काम नहीं करते हैं। ये आवश्यक नहीं है कि जहाँ बुरी महक आ रही है वहाँ सल्फर के यौगिक ही काम कर रहे हैं। बाकी सारी इंफॉर्मेशन सही है। प्रश्न संख्या 54 को देखते हैं। गलत विकल्प का आपको चयन करना है। तो एथ्रिलिन जो है वो एक संश्लेषित पायरेथ्राइड कीटनाशक है। ये क्या है, मॉस्किटो रिपेलेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है। और फायर अलार्म में जो फोटोवोल्टिक सेल है उसका इस्तेमाल किया जाता है। फोटोवोल्टिक सेल जो है वो फायर अलार्म में यूज की जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अग्निशामक यंत्रों में इस्तेमाल किया जाता है। और सोडा वाटर की बोतल को खोलने के लिए फास्फोरिक एसिड, माफ कीजिएगा, सोडा वाटर की बोतल को खोलने पर सबसे पहले जो बाहर आता है वो होता है फास्फोरिक एसिड। तो अब आप ये बताएं कि गलती कहाँ पर है। प्रश्न को आपने देखा और 54वां जो है इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर फास्फोरिक एसिड बाहर निकलता है, यही गलत दिया है। जबकि इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, फास्फोरिक एसिड नहीं बाहर आता है बल्कि CO2 रिलीज होती है। प्रश्न संख्या 55 को देखते हैं। गलत विकल्प का आपको चयन करना है। तो अग्निरोधक कपड़ा बनाने में एल्यूमिनियम क्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है। पाइरेथ्रम एक प्राकृतिक कीटनाशक है ऐसा कहा गया, मतलब नेचुरल इंसेक्टिसाइड है। और मॉस्किटो कॉयल में इस्तेमाल होने वाला पायरेथ्रिन जो है ये कीटाणुनाशक क्षमता के कारण प्राकृतिक कार्बनिक पदार्थ होता है जिसे कि एक बीजपत्रीय पौधे से प्राप्त किया जाता है। और चूहे को मारने के विष का निर्माण पोटेशियम साइनाइड या जिंक फॉस्फाइड नाम के रसायन से किया जाता है। तो इसमें गलती कहाँ पर है। प्रश्न को आपने देखा, ये जो 55वां है इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अग्निरोधक कपड़ा बनाने में एल्यूमिनियम क्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है, यही वाला गलत है। फायर प्रूफ क्लोथ जो है इनका इस्तेमाल, इसको बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड की जगह पे होना चाहिए था एल्यूमिनियम सल्फेट। तो एल्यूमिनियम सल्फेट का यूज करते हैं अग्निरोधक कपड़ा बनाने के लिए। बाकी सारी इंफॉर्मेशन सही है, सिर्फ ए वाला गलत है। प्रश्न संख्या 56 को देखते हैं। इसमें कहा गया कि एल्यूमिनियम फॉस्फाइड जो है उसका यूज किया जाता है एक कीटनाशक के रूप में, एक चूहा नाशक के रूप में, या खाद्यान्नों के भंडारण में धूमक के तौर पे। तो इसमें आप बताएं, देखिए कौन सा होगा, एल्यूमिनियम फॉस्फाइड किस रूप में इस्तेमाल होता है। तो 56वां जो आपने देखा इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। तीनों ही तरह से इसका इस्तेमाल करते हैं, मतलब ये रोडेंट्स जो होते हैं उनको नष्ट करने के लिए भी काम आता है, इंसेक्टिसाइड के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, फूड ग्रेन का जो स्टोरेज करते हैं उसमें भी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो कुल मिलाकर कीड़े मकोड़े और जो इसका भक्षण करने वाले जीव जंतु हैं उनसे बचाव के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। प्रश्न संख्या 57 को देखते हैं। यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिए हैं उन्हें कंसीडर करके देखिए कि इसमें से करेक्ट कौन सा है। तो सोडियम क्लोरेट का इस्तेमाल एक शाकनाशी के तौर पर किया जाता है। फॉसिल्स की उम्र का निर्धारण करने के लिए कार्बन डेटिंग का यूज किया जाता है। रेडियो एक्टिव डेटिंग जो है वो यूज होती है डिटरमाइन द एज ऑफ रॉक्स के लिए। तो आप ये बताइए कि सही कौन सा है। प्रश्न को आपने देखा, 57वां जो आप देख रहे हैं, तो इसमें से करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। देखिए पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही सही।
पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, सही ही हमें खोजना था, तो इसमें सभी है। ठीक, इसे हमने देखा। इसके बाद 58वें को देखते हैं। गलत विकल्प का चयन करना है। पपीते में पीला रंग जो है वो कैरिका क्वेथिन की वजह से दिखाई देता है, ऐसा बताया गया। और यहाँ पे जो लिखा है ना, इसको थोड़ा सही कर लीजिए, कैरिका ज़ैंथिन की वजह से दिखाई देता है, ऐसा इसमें कहा गया। इसका जो इंग्लिश वर्जन है वहाँ स्पेलिंग ठीक दिखी। इसके बाद मिर्च में तीखापन जो है वो एंथोसाइनिन की वजह से होता है। सोडियम क्लोरेट जो है वो शाकनाशी के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, हर्बिसाइड के तौर पे इसका यूज किया जाता है खरपतवार को मारने के लिए। फॉसिल्स की उम्र का अगर आपको निर्धारण करना है, जीवाश्म की जो आयु है वो पता लगानी है, तो उसके लिए कार्बन डेटिंग की जो पद्धति होती है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर चट्टानों की उम्र का निर्धारण करना है कि चट्टानें कितनी पुरानी है, तो उसके लिए आपको रेडियो एक्टिव डेटिंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो अब इसमें ये सारी चीजें दी हुई है, इसमें से सही कौन सा है वो आपको बताना है। प्रश्न को आपने देखा, करेक्ट आंसर 57 का कौन सा हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा। इसमें जितनी भी बातें हैं वो सभी सही हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन एकदम परफेक्ट है। प्रश्न संख्या अगला यानी 58, इसमें गलत विकल्प का आपको चयन करना है। पपीते में जो पीला रंग होता है वो कैरिका ज़ैंथिन की वजह से होता है, और मिर्च में जो तीखापन होता है वो असल में एंथोसाइनिन की वजह से होता है। जबकि आलू का हरा रंग ये सोलेनिन की वजह से होता है, और मिर्च में जो लाल रंग होता है वो कैप्सेंथिन की वजह से होता है, ऐसा इसमें दिया है। गलत विकल्प का आपको चयन करना है। तो 58 जो आप देख रहे हैं, इसका करेक्ट आंसर इसमें से बी हो जाएगा। मिर्च में जो तीखापन है वो एंथोसाइनिन की वजह से दिया है, जबकि मिर्च का तीखापन कैप्सेसिन की वजह से होता है। एंथोसाइनिन जो है वो तो लाल रंग के लिए उत्तरदायी होता है, जैसे गाजर का लाल रंग। इसके बाद 59 को देखें। अब यहाँ पर स्टेटमेंट जो दिया है उसमें से आपको ये बताना है कि गलत कौन सा है। तो यूरिया, सोडियम सल्फेट और पोटेशियम नाइट्रेट जो है ये केमिकल फर्टिलाइजर के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, रासायनिक उर्वरक होते हैं। और यूरिया जो है ये मोस्ट सुटेबल फर्टिलाइजर है फॉयलर स्प्रेइंग के लिए, जो क्रॉप्स में फॉयलर स्प्रेइंग की जाती है, मतलब पर्णीय छिड़काव किया जाता है पत्तियों को बचाने के लिए। और लोबिया, मूंग, उड़द और इसके अलावा जंगली नील हरी खाद के रूप में सबसे उपयुक्त माने जाते हैं, मतलब ये हरी खाद के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक, तो इसमें काउपी भी है, मूंग भी है, उड़द भी है, या फाल्स इंडिगो है। ये सारी चीज़ें जो है ये सुटेबल होती हैं ग्रीन मैन्योर के तौर पे। ढैंचा भी होता है, उससे भी हरी खाद बनाई जाती है। तो कुल मिलाकर आप देखें कि इसमें गलत कौन सा है। प्रश्न को आपने देखा, तो 59 जो है इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। केवल पहला वाला गलत है। यहाँ जो ये रासायनिक उर्वरकों की सूची दे रखी है इसी में गड़बड़ है। वैसे आप पूरे प्रश्न को देख लीजिए। देखिए इसका जो पहला वाला है ना, मतलब ओनली फर्स्ट, इसी को चुनेंगे, ए वाले ऑप्शन को। यूरिया, सुपर फास्फेट और पोटेशियम नाइट्रेट, ये तीन जो है ये केमिकल फर्टिलाइजर है, लेकिन सोडियम सल्फेट का इस्तेमाल केमिकल फर्टिलाइजर के तौर पे नहीं किया जाता है। तो यहाँ यही देकर काम गड़बड़ कर दिया। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 60वें को देखते हैं। गलत विकल्प का आपको चयन करना है। तो नाइट्रोजन पौधों को नाइट्राइट के रूप में उपलब्ध होती है। वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन होती है वो धरती पर उतरती है आकाशीय विद्युत के माध्यम से, और भी तमाम तरीके होते हैं, और जमीन में उसका फिक्सेशन का काम, स्थिरीकरण का काम शुरू होता है। तो पौधों को जिस रूप में वो प्राप्त होती है वो होता है नाइट्राइट। डाई अमोनियम फास्फेट एक उर्वरक है। ये क्या है? एक तरह का फर्टिलाइजर है। तरल अमोनिया और तरल कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिक्रिया से बड़े पैमाने पर यूरिया का उत्पादन होता है। यूरिया का प्रोडक्शन कैसे होता है? लार्ज स्केल पर अगर इसे प्रोड्यूस करना है तो लिक्विड अमोनिया और लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड को आपस में मिलाना पड़ेगा। तो गलती कहाँ पर है ये आप बताइए। 60वें प्रश्न को आप देख रहे हैं। अब ये जो 60वां प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर इसमें देख लीजिए, ए वाला हो जाएगा। केवल पहला वाला इसमें गलत है। नाइट्रोजन जो पौधों को प्राप्त होती है वो असल में नाइट्रेट के रूप में प्राप्त होती है, नाइट्राइट के रूप में नहीं बल्कि नाइट्रेट के रूप में प्राप्त होती है। यहाँ पे दिया है नाइट्राइट, तो इसलिए गलत हो जाता है। वैसे नाइट्रेट जो है वो एक यौगिक है, ठीक है, एक कंपाउंड है जो कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से बनता है और इस पौधों की वृद्धि के लिए नितांत आवश्यक होता है। तो ए वाले को चुन लिया। इसके बाद देखते हैं 61वें प्रश्न को। कौन सा सही है आपको बताना है। तो 1 किलोग्राम नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए 4.2 किलोग्राम यूरिया की मात्रा जो है वो चाहिए होती है। कृषि में नाइट्रोजनी उर्वरकों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने से मिट्टी जो है वो एसिडिक हो जाती है, यानी उसमें अम्लीयता बढ़ जाती है। कृषि में नाइट्रोजनी उर्वरकों का बहुत ज़्यादा प्रयोग करने से भूमिगत जल में नाइट्रेट का निच्छालन हो जाता है। ठीक, तो नाइट्रेट लीचिंग हो जाती है, ऐसा दिया हुआ है ग्राउंड वाटर में। अब आप ये बताइए कि सही कौन सा है। प्रश्न को आपने देखा, 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इसमें से सही की तलाश आपको करनी है। तो 61 जो आप देख रहे हैं इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। दूसरा और तीसरा सही कौन सा है? दूसरा भी है और तीसरा भी है, लेकिन ये पहला वाला जो दिया है यही गड़बड़ है। 1 किलोग्राम नाइट्रोजन अगर आपको उसको आपूर्ति करनी है तो उसके लिए 2.2 किलोग्राम यूरिया की मात्रा चाहिए होती है, न कि 4.2। ये कुछ ज़्यादा ही दे दिया है। 2.2 किलोग्राम यूरिया रहेगा तो आप आराम से 1 किलोग्राम नाइट्रोजन की आपूर्ति उससे कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 62 को देखते हैं।
यहाँ पूछ लिया गया कि जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसमें से गलत कौन सा है। तो सल्फर जो है वो एक इसेंशियल एलिमेंट होता है और ये ग्रोथ और डेवलपमेंट में काम आता है पौधों के। फास्फोरस जो है वो इसेंशियल है डेवलपमेंट ऑफ रूट्स के लिए, जड़ों का अगर विकास करवाना है तो आपको फास्फोरस पौधों को देना चाहिए। जबकि पोटेशियम जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा जो है उसके खुलने और बंद होने में पोटेशियम का बड़ा रोल होता है। बोरान जो है वो कई बीमारियों के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने में सहायता देता है। अब आप ये बताइए कि गलती कहाँ पर है। तो प्रश्न संख्या 62 को आपने देखा, करेक्ट आंसर इसका ए वाला हो जाएगा। सल्फर पौधों की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होता है, ये वाला इसमें जो कहा गया। नाइट्रोजन असल में पौधों की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होता है, ठीक है। ये अनिवार्य रूप से पौधों को चाहिए होता है, नहीं तो वो विकसित नहीं हो पाएंगे। और जहाँ की मिट्टी में नाइट्रोजन मौजूद नहीं होता है वहाँ के पौधे कीटभक्षी बन जाते हैं। अपनी नाइट्रोजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए वो कीड़े मकोड़े पकड़कर खाने लगते हैं। तो प्रश्न संख्या 63 को देखते हैं। अब यहाँ पर पूछा गया कि सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन, मतलब गलत कौन सा है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो पहले में कहा गया कि केमिकल, इसमें एक केमिकल का नाम दिया है सोडियम बेंजोएट, और इसका यूज होता है प्रिजर्वेशन ऑफ फूड आइटम्स इन कीपिंग फ्रूट जूस सेफ, मतलब जो फलों के जूस हैं या तमाम चीज़ें जो खाने के पदार्थ हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए, प्रिजर्वेशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, और उस केमिकल का नाम है सोडियम बेंजोएट। इसके बाद जो दूसरा स्टेटमेंट है वो ये बता रहा है कि पोटैटो चिप्स जो है ये प्लास्टिक बैग में भरे जाते हैं और इनकी जो पैकेजिंग है वो नाइट्रोजन गैस, मतलब वायुमंडलीय नाइट्रोजन गैस उसमें भरी जाती है, ऐसा कहा जा रहा है। या सीधे तौर पे कहें तो जो आलू के चिप्स या अंकल चिप्स का पैकेट होता है उसके अंदर हवा भरी रहती है, तो वो हवा क्या है, नाइट्रोजन होती है असल में, जो कि चिप्स के पैकेट के अंदर भरी जाती है। और इसके बाद सुक्रोज को बताया गया कि ये मेन कंपोनेंट है हनी का, मतलब शहद के अंदर सबसे जो मुख्य घटक होता है मिठास के तौर पे वो सुक्रोज होता है। तो आप ये बताइए कि इसमें गलती कहाँ पर है। 3 कथन दिए हुए हैं और ये तीनों कथन अलग अलग प्रश्नों को बनाने में सक्षम है और इनसे प्रश्न बने भी हैं, जैसे कि चिप्स के पैकेट वाला, ये कई बार पूछा जा चुका है। तो प्रश्न संख्या 63 को आप देख रहे हैं और इसका जो सही जवाब है वो इसमें सी हो जाएगा। मतलब ये है कि ये जो तीसरा वाला इसमें स्टेटमेंट है यही एकमात्र ऐसा है जो कि गलत है। सुक्रोज शहद का घटक नहीं होता है, फ्रक्टोज होता है, जो फलों की शर्करा होती है, फूलों से निकलने वाला पराग होता है, उससे मधुमक्खियां शहद का निर्माण करती हैं। ठीक, तो इसमें से तीसरा वाला स्टेटमेंट गलत है, बाकी जितने भी हैं ये दूसरा वाला भी सही है, पहला वाला भी सही। खाद्य पदार्थों के संरक्षण में सोडियम बेंजोएट का यूज किया जाता है बिना डाउट। ठीक, तो सी को चुन लिया। अब इसके बाद 64वें को देखते हैं। यहाँ इनकरेक्ट ऑप्शन आपको चुनना है। तो एस्पिरिन जो है वो पेड़ की लेटेक्स से तैयार की जाती है, जबकि एस्पिरिन का इस्तेमाल ज्वरनाशक के तौर पे किया जाता है, एंटीपायरेटिक के तौर पे यूज होती है। और एस्पिरिन जो है वो पेनकिलर के तौर पे इस्तेमाल की जाती है, जबकि एस्पिरिन जो है वो ट्रैंकुलाइजर मेडिसिन है। ठीक है, एस्पिरिन क्या है, ये असल में एक ट्रैंकुलाइजर मेडिसिन है, ऐसा इसमें बताया गया। तो अब आप ये बताइए कि गलती कहाँ पर है। प्रश्न संख्या 64 को आपने देखा, करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। एस्पिरिन जो है वो शांति कारक औषधि के रूप में इस्तेमाल होती है, ट्रैंकुलाइजर मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल होती है, ये गलत है। जबकि पोटेशियम ब्रोमाइड का यूज होता है ट्रैंकुलाइजर के तौर पे, यहाँ पे एस्पिरिन दे दिया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। और एस्पिरिन होती क्या है असल में, तो ये एसिटाइल सैसिलिक एसिड होती है। ठीक है, इसका जो रासायनिक नाम है वो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड होता है, इसी नाम से ये प्रयोगशाला में जानी जाती है। और प्रचलित तौर पे जो इसका दुकानों वाला नाम है वो एस्पिरिन होता है। तो इसी के बारे में दिया हुआ है, इसका स्रोत भी बता दिया है, तो हो सकता है कभी कभी इसका जो मेन सोर्स है वो पूछा जाए। तो डी वाला गलत था। अब इसके बाद 65वें को देखते हैं। यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है, उसमें से आपको छांटना है कि सही कौन सा है। तो लौंग का तेल जो है वो एक प्राकृतिक दर्द निवारक और एंटीसेप्टिक होता है। जेली बनाने के लिए पपीते का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये सबसे उपयुक्त फल होता है उसके लिए। मिर्गी के इलाज के लिए पोटेशियम ब्रोमाइड का व्यापक रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो आप ये बताइए कि इसमें जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। सही की तलाश आपको करनी है। 65वां आपने देखा, तो 65वां जो है इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। यहाँ आप देख रहे हैं दूसरा और तीसरा जो है वो सही है। दूसरा और तीसरा कथन सही है। पहला वाला इसमें जो दिया है वो स्टेटमेंट, माफ कीजिएगा, इसका जो पहला और तीसरा वाला स्टेटमेंट है यहाँ थोड़ा सा बताने में मिस्टेक हुआ है। जो विकल्प है वो सही है, सी वाला ही होगा। पहला और तीसरा वाला सही है। लौंग जो है वो एंटीसेप्टिक भी होता है और दर्द खींचने का भी काम करता है, तो इसे दर्द निवारक के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है नेचुरली। और तीसरा वाला भी सही है, लेकिन पपीते को हम लोग ज़्यादा कॉमन तरीके से जेली बनाने में यूज़ नहीं करते हैं। जेली बनाने के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है अमरूद, क्योंकि वो इसके लिए उपयुक्त होता है। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट इसमें से गलत है, पहला और तीसरा सही है। इसके बाद चलते हैं 66वें की ओर, और इसमें कहा गया कि गलत कौन सा है बताइए। तो स्वचालित वाहनों में प्रदूषण के नियंत्रण के लिए प्रयुक्त होने वाली जो सीएनजी गैस है वो मुख्य रूप से मीथेन गैस से बनी होती है। उसमें जो उपस्थिति है वो मीथेन की होती है।
गैसोलीन और इथेनॉल का मिश्रण जो है इसको गैसोहॉल कहा जाता है। और घरेलू ईंधन के रूप में इस्तेमाल होने वाली एलपीजी मुख्य रूप से प्रोपेन गैस होती है। तो अब आप ये बताइए कि गलती कहां पर है। प्रश्न को आपने देखा, ये है 66वां, और इसका जो सही जवाब है 66वें को आप देख रहे हैं, सी वाला हो जाएगा, केवल तीसरा। इसमें इनकरेक्ट कौन सा है? केवल तीसरा वाला। ये घरेलू ईंधन के तौर पे इस्तेमाल होने वाली जो एलपीजी गैस होती है ये मूल रूप से प्रोपेन से बनी होती है, जबकि मूल रूप से इसका घटक क्या होता है? ब्यूटेन होता है। प्रोपेन नहीं होता बल्कि ब्यूटेन होता है। तो यही इसमें गलत है, बाकी सब सही। प्रश्न संख्या 67, इसमें करेक्ट ऑप्शन आपको खोजना है। 3 स्टेटमेंट दिया है। गोबर में बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी होती है जिसे कि बायोगैस संयंत्र में हाइड्रोजनाइजेशन की जो प्रक्रिया होती है उसके द्वारा निकाला जाता है। हाइड्रोजनीकरण की जो प्रक्रिया है उसके द्वारा इसे प्रोड्यूस किया जाता है। इसके बाद आप देखें कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किसी भी कार्बनिक पदार्थ का जैविक अपघटन जो होता है उससे उत्पन्न गैस को बायोगैस कहा जाता है। ठीक, डिकम्पोजिशन ऑफ एनी ऑर्गेनिक मैटर इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड बायोगैस। और बायोगैस के जो मुख्य घटक होते हैं उसमें मीथेन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड आते हैं। तो इसमें आप ये बताइए कि सही कौन सा है। प्रश्न को आपने देखा, 67वां आप देख रहे हैं, और 67वां जो है इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, दूसरा और तीसरा। ठीक है, दूसरा और तीसरा। ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में किसी कार्बनिक पदार्थ का आप जैविक अपघटन कराते हैं यानी डिकम्पोजिशन कराते हैं, तो उस समय जो गैस वहां पर उत्पन्न होती है वो होती है बायोगैस। ठीक है, सही बात है। लेकिन ऊपर वाला जो दिया है हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया वो गलत है। असल बात यह है कि गोबर में जो बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी होती है उसको किण्वन की प्रक्रिया के द्वारा निकाला जाता है। उसमें फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस है वो काम करता है, न कि हाइड्रोजनीकरण का। तो ये पहला वाला इसमें विधि का नाम गलत दिया है। इसके बाद 68वें प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें कि फिर से 3 स्टेटमेंट है, सही की तलाश आपको करनी है। तो पेट्रोल की गुणवत्ता को ऑक्टेन संख्या के द्वारा व्यक्त किया जाता है। क्वालिटी ऑफ पेट्रोल जो है उसको एक्सप्रेस करना है तो किस रूप में व्यक्त करेंगे? ऑक्टेन नंबर के तौर पे। और इसके बाद डीजल ईंधन जो है इसकी गुणवत्ता का परीक्षण करने के लिए सीटेन संख्या का इस्तेमाल किया जाता है। सीटेन नंबर जो है वो यूज किया जाता है टेस्ट ऑफ क्वालिटी ऑफ डीजल फ्यूल। प्राकृतिक गैस एक रंगहीन और गंधहीन गैस है और इसमें मीथेन की मात्रा लगभग 80% होती है। तो सही का आपको चयन करना है। प्रश्न आपने देखा। 68वां जो आप देख रहे हैं यहाँ देखिए, करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों सही है, इसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं है। ऑक्टेन नंबर क्या होता है ये अलग से भी पूछा गया था। यहाँ क्या किया गया है, अलग अलग सालों में पूछे गए प्रश्नों को एक में मिक्स कर दिया गया है। तो ऐसे मिक्सचर वाले भी पूछे जा सकते हैं। कई बार ऐसा कहा जाता है कि अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने रिपीटेड क्वेश्चन पूछना बंद कर दिया है, मतलब पिछले साल के जो प्रश्न है उनको पढ़ने का कोई फायदा नहीं। लेकिन बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो पिछले साल के प्रश्नों में छिपी होती है उसको इकट्ठा करके आयोग एक प्रश्न भी बना सकता है। तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके काम के होते हैं। तो डी को चुन लिया। अब इसके बाद 69वें को देखते हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो कुल मिलाकर 3 स्टेटमेंट है। पहले में कहा गया कि ग्लिसरॉल जो है वो एक कार्बनिक यौगिक है। ग्लिसरॉल क्या है? कार्बनिक यौगिक है और इसका इस्तेमाल विस्फोटक के तौर पे किया जाता है, विस्फोटक में उत्पादक के तौर पे किया जाता है। और डायनामाइट का जो प्रोडक्शन होता है उसमें मुख्य रूप से जो रसायन इस्तेमाल होता है वो ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट होता है। ठीक है, डायनामाइट में जो रसायन यूज होता है वो क्या होता है? ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट होता है। और ट्राइनाइट्रोटॉलुईन जो है उसको नोबेल ऑयल भी कहा जाता है, नोबेल तेल भी कहा जाता है। अब आप ये बताइए कि सही कौन सा है। प्रश्न संख्या 69 को आपने देखा और इसका जो सही जवाब है वो ए हो जाएगा, पहला और दूसरा। ठीक है, पहला और दूसरा ये दोनों क्या है? सही है। और तीसरा वाला जो है वो गलत है। ट्राइनाइट्रोटॉलुईन जो है उसको नोबेल ऑयल नहीं कहा जाता है। ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन जो होता है टीएनजी उसको कहा जाता है नोबेल का तेल। टीएनटी को नहीं कहते हैं बल्कि टीएनजी को कहते हैं। तो यहाँ पे ये गलत दिया है। इसके बाद 70वें प्रश्न को देखते हैं। यहाँ इनकरेक्ट ऑप्शन आपको चुनना है। तो एसिड जो कि बहुत भारी मात्रा में अंगूर के अंदर पाया जाता है, ग्रेप के अंदर जो एविडेंस अमाउंट में एसिड पाया जाता है वो टार्टरिक एसिड होता है। ठीक, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये बेकिंग पाउडर के प्रोडक्शन में इस्तेमाल होता है। सिरका ये जो विनेगर होता है इसका रासायनिक नाम है एसिटिक एसिड, मतलब कुल मिलाकर इसके अंदर एसिटिक अम्ल पाया जाता है प्रचुर मात्रा में। फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। ये सारी जानकारियां यहाँ पे दी हुई हैं। अब इसमें से गलत कौन सा है वो आपको तलाशना है। प्रश्न संख्या 70 को आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये 4 कथन है और इसका जो सही जवाब है वो इसमें बी वाला हो जाएगा। देखिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है उसका यूज होता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेकिंग पाउडर में, ये गलत दिया है। जबकि टार्टरिक एसिड जो होता है उसी को बेकिंग पाउडर के निर्माण में इस्तेमाल किया जाता है। टार्टरिक एसिड जो होता है ना, अभी आपने देखा ना अंगूर में बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है और इसी का इस्तेमाल किया जाता है बेकरी इंडस्ट्री में। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 71, कौन सा विकल्प इसमें सही तरीके से मैच है वो आपको ढूंढना है।
तो सेब के अंदर कार्बोनिल एसिड पाया जाता है, ऐसा दिया है। केले के अंदर पाया जाता है टार्टरिक, और पिकल यानी जो अचार होता है उसके अंदर मैलिक एसिड पाया जाता है, और सोडा वाटर में पाया जाता है एसिटिक एसिड। इसमें सही कौन सा है? कोई एक ही है, वो आपको बताना है। तो 71 आपने देखा, करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। यहाँ आप देख रहे हैं बनाना जो है टार्टरिक एसिड इसके अंदर होता है, वही गलत दिया है। सेब में मैलिक एसिड होता है, ठीक, माफ कीजिएगा, इसमें आपको सही ढूंढना था ना। तो केले के अंदर टार्टरिक एसिड होता है, यही एकमात्र इसमें सही दिया है। सही जानकारी हमने खोजी, बाकी जो है उनको देख लेते हैं। तो सेब के अंदर होता है मैलिक एसिड, कार्बोनिल दिया हुआ है इसलिए वो गलत है। और अचार के अंदर होता है एसिटिक एसिड, सोडा वाटर के अंदर होता है कार्बोनिल, जबकि अंगूर, इमली, केला, इन सब फलों में, इसके अलावा कई और भी फल होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से आप देखें तो इन तीनों ही फलों में प्रचुर मात्रा में टार्टरिक एसिड पाया जाता है। तो बी वाला सही है। इसके बाद 72 को देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि कौन सा सही है बताइए। तो लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य करने के बाद मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड जमा होने के कारण शरीर जो है वो थका हुआ अनुभव करता है। सेलुलोज, स्टार्च, प्रोटीन, ये सब जैव निम्नीकृत बहुलक होते हैं, बायोडिग्रेडेबल होते हैं पॉलीमर के तौर पे। और कंडेंसेशन ऑफ फिनॉल एंड फॉर्मेल्डिहाइड प्रोड्यूस बेकेलाइट। जो फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड होती है उसका अगर संघनन होता है, कंडेंसेशन होता है, तो उससे बेकेलाइट बनता है। अब आप ये बताइए कि सही कौन सा है इसमें से। 3 कथन आप देख रहे हैं। 72 जो आपने देखा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। तीनों ही सही हैं, तीनों इन्फॉर्मेशन आपको सिर्फ ये बताने के उद्देश्य से यहाँ पर दी गई थी। और ऐसा नहीं है कि ये एक साथ कभी भी मिलेंगी, इनसे अलग अलग प्रश्न बनने की संभावना बनती है। इसके बाद 73 को देखते हैं। इनकरेक्ट ऑप्शन आपको चुनना है। तो लेक्सॉन, नियोप्रिन और फाइब्रॉन ये आर्टिफिशियल सबस्टेंसेस हैं, ये प्राकृतिक पदार्थ नहीं है बल्कि कृत्रिम है। जिंक ऑक्साइड का इस्तेमाल बर्तनों को चमकदार बनाने के लिए किया जाता है, यहाँ आप देख रहे हैं। टेफ्लॉन का यूज किया जाता है विशेष रूप से बर्तनों पर नॉन स्टिक सतह के रूप में चढ़ाने के लिए, कोट के तौर पे। और टेफ्लॉन का सामान्य नाम है पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। अब आप ये बताइए कि इसमें गलती कहाँ पर है। 4 स्टेटमेंट है, कोई एक गलत होगा, कौन सा गलत है? तो 73 को आपने देखा, करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। लेक्सॉन, नियोप्रिन और फाइब्रॉन ये आर्टिफिशियल है, इसमें ये बताया गया। लेक्सॉन, नियोप्रिन और टेफ्लॉन असल में कृत्रिम पदार्थ है, फाइब्रॉन नहीं। फाइब्रॉन जो है वो क्या है? प्राकृतिक पदार्थ है। तो ये इसमें शामिल करके इस पूरे स्टेटमेंट को गड़बड़ कर दिया है, बाकी सब सही। प्रश्न संख्या 74 को देखते हैं। यहाँ इनकरेक्ट फिर से खोजने के लिए कहा जा रहा है। तो केवलार और लेक्सान ये बहुलकों का उपयोग बुलेट प्रूफ जो चीज़ें होती हैं उनको बनाने के लिए किया जाता है। प्लास्टिक से पॉलीएथिलीन गैस उत्पन्न होती है और पॉलीथीन एथिलीन का बहुलक होता है, ऐसे करके दिया हुआ है। इसमें से गलत विकल्प का चयन आपको करना है। 74 आपने देखा, तो 74 जो है इसका राइट आंसर इसमें से क्या होना चाहिए? डी वाला होना चाहिए। इसमें से कुछ भी गलत नहीं है, ये सारी इन्फॉर्मेशन तो ठीक ठाक दिखाई देती है। केवलार और लेक्सान जो है ये बहुलक है और बुलेट प्रूफ चीज़ों को बनाने में इस्तेमाल होते हैं, तो इनमें से कोई भी गलत नहीं। इसके बाद 75, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अब पेट में बनने वाला जो अतिरिक्त एसिड है, पेट में जो एसिड होता है वो भोजन को पचाने में सहयोग करता है, लेकिन ज़्यादा बनने लगे तो उसको कम करने के लिए एंटाएसिड जो औषधियाँ होती हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। जौ के अंकुरित बीजों का अगर आप फर्मेंटेशन यानी किण्वन करते हैं तो उससे जो शराब बनती है उसको कहते हैं बियर, ठीक। और एक्वारेजिया नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण होता है। नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिलाने से क्या बनता है? एक्वारेजिया यानी अम्लराज का निर्माण होता है। तो अब आप ये बताइए कि सही कौन सा है। तो प्रश्न संख्या 75 और करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। ये सभी सही है, जितनी चीजें इसमें दी हुई हैं वो सब की सब सही है। इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसे कि हम बाहर कर सके। अम्लराज या एक्वारेजिया ये नाइट्रो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहा जाता है, और नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जो कि कॉन्सेंट्रेट स्टेट में होते हैं, सांद्र अवस्था में होते हैं, उनको मिलाने से ये तैयार होता है। और इसका जो क्लाउड होता है, मतलब इससे निकलने वाली जो भाप है वो ही इतनी ज़्यादा शक्तिशाली होती है कि उसके संपर्क में अगर कोई मानव शरीर आता है तो ये हड्डियों तक को गलाने की क्षमता रखता है। ये आपने देखा। अब इसके बाद आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 76 को देखते हैं। सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो जीवाणु भोजी जीवाणु को संक्रमित करने वाले विषाणु को कहा जाता है, ठीक है। ये बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट करने की क्षमता रखते हैं। वायरस बड़े ही शरारती होते हैं, वो न सिर्फ मनुष्यों को और जीवों को, मतलब बाकी जो बड़े जानवर हैं उनको परेशान करते हैं, बल्कि बैक्टीरिया को भी तंग किए रहते हैं। तो ये बैक्टीरियोफेज कहलाते हैं, यानी जीवाणु भोजी कहलाते हैं। और डेंगू एक प्रकार का बुखार है, ये तो आप जानते ही हैं, और ये वायरस और मादा एडीज मच्छर के द्वारा उत्पन्न होता है। मतलब वाहक का काम करती है इसमें मादा एडीज मच्छर, और इसमें जो मूल कारक है वो एक वायरस होता है। डेंगू बुखार में मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं जो हैं, लाल रुधिर कणिकाएं जो हैं, उनकी कमी हो जाती है। अब आप ये बताइए कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो 76 का अगर देखा जाए तो केवल पहला और दूसरा
पहला और दूसरा वही सही है। डेंगू एक प्रकार का बुखार है जो कि वायरस की वजह से होता है, और इसमें फैलाने का काम कौन करता है? मच्छर करते हैं। एडीज प्रजाति की जो मादा होती है वो ये काम करती है, और इसमें शरीर में प्लेटलेट्स घटने लगते हैं। जो लाल रक्त कणिकाएं हैं उनकी कमी नहीं होती है, बल्कि प्लेटलेट्स का काउंट जो है वो बहुत तेजी से डिक्रीज करने लगता है, और यही खतरनाक कंडीशन होती है। तो इसमें से हमने ए को चुना। प्रश्न संख्या 77 को देखते हैं। इसमें कहा गया कि गलत विकल्प का चयन करिए। तो पीला बुखार यानी येलो फीवर जो होता है ये किस वजह से होता है? इसके पीछे एक छोटा सा वायरस उत्तरदायी होता है जो कि एडीज प्रजाति के मच्छरों के द्वारा फैलाया जाता है। एडीज एल्बोपिक्ट्स के द्वारा संचालित होने वाला जो रोग है, एडीज जाति के मच्छर जो है वो बहुत तरह के रोगों का संचरण करते हैं। तो एडीज एल्बोपिक्टस के द्वारा संचालित होने वाला जो रोग है वो है चिकनगुनिया। जबकि जापानी इंसेफेलाइटिस का जो कारक है वो फ्लेविविराइडी कुल का एक वायरस है, मतलब फ्लेविविराइडी उसकी फैमिली का नाम है, और उसी फैमिली से बिलोंग करता है एक वायरस जो कि दिमागी बुखार के लिए उत्तरदायी होता है। और ये जो दिमागी बुखार यानी जापानी इंसेफेलाइटिस है, इसमें मनुष्य की आंखें प्रभावित होती हैं। अब आप ये बताइए कि गलती कहाँ पर है? प्रश्न को आपने देखा, डी वाले को चुन लीजिए। जापानी बुखार जो है ये पूरी तरह से मनुष्य के मस्तिष्क को प्रभावित करता है, और बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि बुखार से अगर इंसान उबर भी जाए तो उसकी जो याददाश्त और उसकी जो स्मृति होती है उस पर प्रभाव पड़ता है, सोचने समझने की शक्ति पर प्रभाव पड़ता है। बाकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सभी सही है, तो इनसे अलग अलग प्रश्न भी बन सकता है, और आयोग ने एडीज मच्छरों पर काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे भी हैं। इसके बाद 78वें प्रश्न को देखते हैं। यहाँ देखिए इनकरेक्ट ऑप्शन को। तो हाइड्रोफोबिया बैक्टीरिया के द्वारा होता है। पानी से आदमी को या जीव को डर लगने लगता है, ये बैक्टीरिया की वजह से होता है। कंठमाला रोग जो है यानी मम्पस, रेबीज और हर्पीज, ये 3 प्रकार के जो रोग हैं, और इसके साथ साथ जो रिंगवॉर्म डिजीज होती है, दाद होता है, ये तीनों विषाणु जनित रोग है। ठीक, इसमें हालांकि देखिए रोगों के नाम जो है वो दोनों मतलब हिंदी और अंग्रेजी वर्जन में अलग अलग दिए हुए हैं, तो इसमें से आप इंग्लिश वर्जन पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा क्योंकि वहां पर ठीक लिखा हुआ है। इसमें देखें मम्पस, रेबीज और हर्पीज, ये 3 प्रकार की जो बीमारियां हैं ये वायरल डिजीज होती हैं, यानी वायरस के द्वारा फैलती हैं। दाद को इसमें से बाहर कर दीजिए। और पोलियो वायरस दूषित भोजन और पानी के जरिए शरीर में प्रवेश करता है, मतलब जो फूड और वाटर होता है जो कि कॉन्टिनेंटेड होता है, उसके द्वारा पोलियो वायरस जो है वो बॉडी में एंटर करता है और शरीर को बेकार कर देता है। जबकि जोहान्स साल्क के द्वारा पोलियो वैक्सीन को डिस्कवर किया गया था और इसीलिए पोलियो वैक्सीन को साल्क वैक्सीन भी कहा जाता है। तो ऐसे कुछ दिया हुआ है। अब इसमें से गलती कहाँ पर है वो बताइए। तो प्रश्न आपने देखा, करेक्ट आंसर इसका क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए। जितने भी लाइलाज टाइप के रोग होते हैं या बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं उसमें ज़्यादा संभावना होती है कि वो किसी विषाणु के द्वारा यानी वायरस के द्वारा फैले। हालांकि ऐसा नहीं है कि घातक रोगों को फैलाने में बैक्टीरिया उत्तरदायी नहीं होते हैं, ये भी जानलेवा रोग फैलाते हैं, लेकिन जो वायरस से होने वाले रोग हैं वो प्रायः लाइलाज होते हैं। ठीक, वैक्सीन ही उसमें एकमात्र काम करती है। तो हाइड्रोफोबिया जो है ये बैक्टीरिया से नहीं बल्कि वायरस से होता है। बाकी जितनी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं वो सभी सही है। यहाँ पे दाद को हटा दीजिएगा, हर्पीज, रेबीज और मम्पस ये वायरस से होता है। तो इसे हमने देखा, ए वाला चुन लिया। अब इसके बाद 79 को देखते हैं जिसमें कहा गया कि इनकरेक्ट ऑप्शन चुनिएगा। तो तपेदिक बैक्टीरिया की वजह से होता है, और विषाणु जो होते हैं ये जीवाणु, कवक और पादप तीनों को संक्रमित कर सकते हैं। वायरस जो है ना वो बैक्टीरिया, फंगी और प्लांट किसी को भी नहीं छोड़ते। और हेपेटाइटिस बी नाम का जो रोग होता है उससे फेफड़े प्रभावित होते हैं। तो अब इसमें आप ये बताइए कि गलती कहाँ पर है। प्रश्न संख्या 79 यानी 79 को आप देख रहे हैं, सी वाले विकल्प को चुन लीजिएगा। हेपेटाइटिस से फेफड़े कब से प्रभावित होने लगे? इससे तो हमारा यकृत यानी जो लिवर है वो प्रभावित होता है, और लिवर को ये पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। इसके बाद 80वें प्रश्न को देखते हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि एड्स की पहचान के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है, और कुष्ठ, टिटनेस और हैजा ये सभी जो है, लेप्रोसी, टिटनेस और कॉलेरा, ये सभी बैक्टीरियल डिजीज होती है, और ये अलग अलग तरह की प्रतिजैविक दवाओं यानी एंटीबायोटिक से ठीक हो सकती हैं। तो अगर बैक्टीरिया से फैल रही है तब तो एंटीबायोटिक से ठीक हो जाएंगी। और रानीखेत बीमारी जो है ये बकरियों से संबंधित है, ये बकरियों को होती है। तो अब आप ये बताइए कि इसमें गलत कौन सा है। प्रश्न को आपने देखा, और इसका जो सही जवाब है 80वें प्रश्न को आप देख रहे हैं, करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। तीसरा वाला गलत है जिसमें कहा गया है कि रानीखेत डिजीज जो है वो बकरियों को होती है, रानीखेत डिजीज जो है वो मुर्गियों को होती है। ठीक है, ये पोल्ट्री वाले जो फार्म होते हैं वहां पे बहुत तेज फैलती है, ये बकरियों को नहीं होती है। तो ये जो तीसरा स्टेटमेंट है ये गलत है, इसलिए हमने सी को चुन लिया। गलती की तलाश करनी थी तो तीसरे को चुना। अब इसके बाद देखते हैं 81वें प्रश्न को। इनकरेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है। तो विटामिन एक प्रकार के कार्बनिक यौगिक होते हैं, वाइटामिन जो है वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का टाइप है, जबकि विटामिन और इसके अलावा फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट ये सब हाईएस्ट अमाउंट ऑफ कैलोरी पर यूनिट के हिसाब से, मतलब कहने का तात्पर्य है कि विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन
ये 4 चीज़ें तो दी हुई हैं। इसमें से कार्बोहाइड्रेट में अगर देखा जाए तो जो पर यूनिट कैलोरी का अमाउंट होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। और बेरी रोग जो है वो विटामिन B1 की कमी से होता है ना। राइबोफ्लेविन जो है उसकी कमी से किलोसिस हो जाता है। तो ये सारी बीमारियों के नाम और उनका कारण दे रखा है। अब इसमें से गलत कौन सा है बताना है। तो इसका जो सही जवाब है वो बी हो जाएगा। ठीक है, मतलब विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन में सबसे ज़्यादा जो कैलोरी की मात्रा है वो कार्बोहाइड्रेट में पाई जाती है, यही गलत दिया है। सबसे ज़्यादा जो कैलोरी की मात्रा है वो किस में होती है? वसा में होती है। ठीक है, मतलब फैट के अंदर होती है। तो बी वाले ऑप्शन को हम बाहर कर लेते हैं, बाकी सब सही है। प्रश्न संख्या 82 को देखिए, इनकरेक्ट ऑप्शन चुनने के लिए कहा जा रहा है पॉलिश किए हुए चावल के प्रयोग से पेलाग्रा हो जाता है। एस्कार्बिक एसिड जो है वो घाव भरने में सहायक होता है। विटामिन के जो होता है वो रक्त का थक्का जमाने के लिए आवश्यक होता है, मतलब जो ब्लड क्लॉट्स हैं उनको बनाने के लिए उत्तरदायी होता है। जबकि विटामिन B12 और विटामिन के जो है, यहाँ आप देख रहे हैं विटामिन B12 और विटामिन के दोनों ही मानव आंत के जीवाणुओं के द्वारा संश्लेषित किए जाते हैं। अब आप ये बताइए कि गलती कहाँ पर है। प्रश्न को आपने देखा, तो प्रश्न जो आप देख रहे हैं इसका सही जवाब इसमें ए वाला हो जाएगा। पॉलिश किए हुए चावल खाने से बेरी रोग हो जाता है। ठीक है, बेरी रोग होता है जो मिल के दरे हुए चावल होते हैं उनको खाने से। बाकी जितनी इन्फॉर्मेशन है वो सभी सही है। तो इसे आपने देखा। अब इसके बाद 83वें को देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो विटामिन डी जो है वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में बनता है। ऑस्टियोपोरोसिस रोग जो है ये विटामिन ई की कमी की वजह से हो जाता है। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी में पाया जाता है। और रतौंधी जो है वो विटामिन ए की कमी के कारण होती है। तो गलती कहाँ पर? प्रश्न संख्या 83 को देखिएगा और इसका जो सही जवाब है वो इसमें बी हो जाएगा। ऑस्टियोपोरोसिस नाम का जो रोग है वो विटामिन ई की अल्पता के कारण होता है। यहाँ जो दिया हुआ है, ऑस्टियोपोरोसिस किसकी कमी से होता है? ऑस्टियोपोरोसिस हो चाहे रिकेट्स हो, ये सारी बीमारियां हड्डियों से संबंधित हैं और ये विटामिन डी की कमी से होती है। ठीक है, तो यही वाला इसमें एक गलत है, बाकी सब सही। 84 को देखते हैं, इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो विटामिन ए जो है वो यकृत में स्टोर होता है, लिवर में स्टोर होता है। रेटिनॉल की कमी से जीरोप्थैलेमिया रोग होता है। कॉड मछली के यकृत से प्राप्त तेल में विटामिन ई की प्रचुरता होती है ना। ये 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। अब इसमें से गलती कहाँ पर है? प्रश्न संख्या 84 को देखिए और करेक्ट आंसर इसका सी वाला हो जाएगा। ये जो तीसरा इसमें दिया है यही गलत है। ठीक, तीसरा वाला जो है वो गलत है। कॉड मछली के यकृत से प्राप्त तेल में विटामिन ई की प्रचुरता नहीं होती है, बल्कि विटामिन डी जो है उसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मूल रूप से कॉड लिवर ऑयल जो है वो विटामिन ए और डी के लिए तथा ओमेगा फैटी एसिड जो होते हैं उनके लिए अच्छा स्रोत माना जाता है। इसके बाद 85 को देखते हैं। 85 में पूछा जा रहा है कि कौन सा विटामिन मानव शरीर में नहीं बनता है। बनेगा नहीं तो इसका मतलब है कि उसका अमाउंट एक सीमित मात्रा में होगा। तो इसमें से के, ए और B12, डी इत्यादि दिया हुआ है। 85 का जो राइट आंसर है वो इसमें बी हो जाएगा। विटामिन ए जो है वो हमारे शरीर में नहीं बनता है। विटामिन ए का निर्माण जो है वो हमारे शरीर में नहीं होता है। बाकी अगर आप देखें तो जितने भी दिए हुए हैं, जैसे B12 है, विटामिन डी है, के है, ये सब हमारे शरीर में बनते हैं। प्रश्न संख्या 86 को देखते हैं। यहाँ इनकरेक्ट ऑप्शन आपसे पूछा जा रहा है। तो कोबाल्ट जो है वो विटामिन B12 का एक महत्वपूर्ण घटक है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन है। विटामिन B7 जो है ये किसी स्वप्न को पर्याप्त समय तक याद रखने में सहायक होता है, मतलब आपकी स्मृति को बढ़ाता है, मेमोरी को बूस्ट करता है। और फोलिक एसिड की कमी से रक्त अल्पता नाम का रोग यानी एनीमिया हो जाता है। तो अब आप ये बताइए गलती कहाँ पर है। प्रश्न संख्या 86 को आप देख रहे हैं, करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। विटामिन B7 जो है ये दिया हुआ है कि आपकी स्मृति को बढ़ाने में काम करता है, जबकि विटामिन B6 जो होता है वो किसी स्वप्न को लंबे समय तक याद रखने में सहायक होता है। यहाँ पे B7 की जगह पे B6 होना चाहिए था। प्रश्न संख्या 87 को देखते हैं और 87 में आपसे पूछा गया कि कौन सा विषम है यानी ऑड ऑप्शन है, बताइएगा। तो 87 को ध्यान से देखिएगा। पहले वाले में कहा जा रहा है कि वसा में घुलनशील जो विटामिन होता है वो होता है एस्कार्बिक एसिड। वसा में घुलनशील कैल्सीफेरॉल भी है, वसा में घुलनशील टोकोफेरॉल भी है और वसा में घुलनशील फाइटोनाडियोन भी है। ऐसा करके दिया हुआ है। अब इसमें से विषम कौन सा है, यानी कोई एक जो है वो फैट के अंदर डिजॉल्व नहीं होगा। तो बताइए इसमें से कौन सा। 87 को आपने देखा और करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। पानी में घुलने वाला विटामिन होता है एस्कार्बिक, ये फैट सॉल्युबल नहीं होता है। ठीक, तो ये बाकी जितने भी हैं उनसे अलग है, बाकी जितने भी हैं वो सब वसा में घुलनशील, यही एकमात्र इसमें से बाहर है। इसके बाद 88 को देखते हैं। इनकरेक्ट ऑप्शन आपको चुनकर बाहर करना है। तो पानी में घुलनशील नियासिन है, पानी में घुलने वाला बायोटिन भी है, वाटर में ही यानी पानी में ही घुलने वाला रेटिनॉल भी है और पानी में ही घुलने वाला पायरिडॉक्सिन भी है। अब इसमें से कोई एक ऐसा होगा जो कि पानी में नहीं घुलेगा, तो आप बताएं कौन सा। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। पानी में घुलने वाला रेटिनॉल नहीं है। ठीक है, रेटिनॉल जो है वो वसा में घुलनशील विटामिन है और इसको कहा जाता है विटामिन ए।
ठीक। और विटामिन B1 जो होता है ये थायमिन कहलाता है, B12 जो है ये राइबोफ्लेविन कहलाता है, B3 जो है वो नियासिन कहलाता है, पेंटाथेनिक एसिड जो है वो B5 कहलाता है और B5 जो है वो भी पानी में घुलनशील होता है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं, 89 को देख लेते हैं। 89 में कहा गया कि इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है, तो विटामिन B2 जो है उसकी कमी से मसूड़े सूज जाते हैं, B5 की कमी से पैरेस्थेसिया हो जाता है, जबकि कर्ब नाम का जो रोग है ये असल में हो जाता है विटामिन B7 की कमी से, और स्कर्वी रोग होता है विटामिन B की कमी से, माफ कीजिएगा विटामिन C की कमी से। विटामिन B परिवार के 3 सदस्य हैं और उनकी कमी से अलग अलग रोग होते हैं, और विटामिन C जो है उसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, मसूड़े आपके कमजोर हो जाते हैं और सूज जाते हैं। तो इसमें आप ये बताइए कि कौन सा गलत है। तो प्रश्न संख्या 89 को आपने देखा और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें ए हो जाएगा। विटामिन B2 जो लिखा हुआ है, विटामिन B2 की कमी से स्वेलिंग ऑफ गम्स नहीं होता है, बल्कि इसकी कमी से यहाँ आप देखें एरिबोफ्लेविनोसिस हो जाता है। ठीक है, एरिबोफ्लेविनोसिस नाम की जो डिजीज है वो विटामिन B2 की कमी से होती है। बाकी विटामिन B5 जो है उसकी कमी से पैरेस्थेसिया होता है, विटामिन B7 की कमी से आंत्रशोथ होता है, और विटामिन C जो है उसकी कमी से स्कर्वी, वही मसूड़ों की सूजन वाला जो रोग है वो सब हो जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, 90 नंबर का जो प्रश्न है उसको देखिएगा। गलत विकल्प का आपको चयन करना है। फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती हैं क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होता है। सोयाबीन में सबसे ज्यादा मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। एक मेहनती व्यक्ति जो है वो प्रतिदिन 3500 से लेकर 4000 किलो कैलोरी की ऊर्जा आवश्यकता रखता है, मतलब उतनी ऊर्जा उसको चाहिए होती है। खनिज, लवण, कैल्शियम ये सब तत्व हैं जो कि हमारे शरीर में अम्लता और क्षारीयता के संतुलन को बना कर रखते हैं। तो गलत कौन सा है ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 90, और इसका जो सही जवाब है वो इसमें डी हो जाएगा। ये जो मिनरल साल्ट दिया हुआ है इसमें आप देखें कि फास्फोरस वो तत्व होता है जो कि हमारे शरीर में अम्लता और क्षारीयता के बीच का संतुलन बना के रखता है। अम्ल और क्षार के बीच का बैलेंस कौन बनाता है, वो फास्फोरस होता है, कैल्शियम नहीं। इसके बाद प्रश्न संख्या 91 को देखते हैं। इनकरेक्ट ऑप्शन आपको इसमें से चुनना है। तो दूध में मौजूद जो सैकेराइड होता है वो लैक्टोज के नाम से जाना जाता है। चावल के लंबे दानों वाली जो किस्में हैं उसमें एमाइलोज बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, तभी जाकर चावल के दाने लंबे होते हैं। चावल के मध्यम और छोटे दाने वाली किस्मों में एमाइलोपेक्टिन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, और एमिनो एसिड मानव शरीर में ही इकट्ठा रहता है। इसका जो सही जवाब है वो इसमें डी हो जाएगा। यहाँ पे ये पूछा है कि गलत कौन सा है, तो एमिनो एसिड जो है वो मानव शरीर में इकट्ठा कहाँ होता है, संग्रहित नहीं होता है, जबकि यहाँ दिया है कि संग्रहित रहता है। तो यही वाला ऑप्शन इसमें से रॉन्ग है, बाकी सब सही है। 92 को देखते हैं। इनकरेक्ट ऑप्शन आपको बाहर करना है। तो जो ट्राइग्लिसराइड होता है ये मानव शरीर में पाई जाने वाली प्रोटीन का एक प्रकार होता है। प्राणियों में जीवित यानी अकार्बनिक पदार्थ में सबसे ज्यादा मात्रा में जल पाया जाता है। और इसके बाद देखें कि प्राणियों के जीवित यानी कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं, दोनों पदार्थों की यहाँ बात की गई है, तो जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। अकार्बनिक में ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है, पानी, और जो कार्बनिक है उनमें प्रोटीन। और हमारे शरीर में त्वचा के तल के नीचे विद्यमान जो वसा होती है, चमड़ी के नीचे जो वसा इकट्ठी होती है, उसमें शरीर के ऊष्मा क्षय के विरुद्ध अवरोधक क्षमता होती है, मतलब वो शरीर के तापमान को नियंत्रित करने का काम करती है। तो अब आप ये बताइए कि गलत कौन सा है। प्रश्न संख्या 92 को आप देख रहे हैं, ऊपर वाला ही गलत दिया है, ये जो ए वाला ऑप्शन है, बाकी जितने हैं वो तो सही है। ठीक है, ट्राइग्लिसराइड जो है ये मानव शरीर में पाई जाने वाली वसा का एक प्रकार होते हैं, न कि प्रोटीन का, ये वसा का एक प्रकार। बाकी सब सही है। 93 को देखिए, इसमें कहा गया कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो तिलहनी फसलें जो होती हैं, मतलब ऑयल सीड क्रॉप्स होती हैं, उसमें अलसी सबसे अधिक मात्रा में अल्फा लिनोलेनिक एसिड धारण करती है। मतलब जो तीसी होती है फ्लैक्सीड, उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में लिनोलेनिक एसिड पाया जाता है। और विटामिन डी को हार्मोन भी माना जाता है, जबकि स्टार्च या मंड जो होता है ये मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है। तो अब आप ये बताइए कि सही कौन सा है। प्रश्न संख्या 93 को आपने देखा, तो ये जो 93 है इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। यहाँ आप देख रहे हैं ये जो पहला और दूसरा है वो सही है, पहला सही है और दूसरा सही है। अल्फा लिनोलेनिक एसिड जो है ये हाईएस्ट अमाउंट में पाया जाता है फ्लैक्सीड में, और विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है, जबकि स्टार्च या मंड जो है ये पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, ये पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है, जबकि यहाँ पे मोनोसेकेराइड दिया है, तो तीसरा वाला गलत है। ठीक, तो पहला दूसरा सही है। इसके बाद अब 94 को देखते हैं। यहाँ पर सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो नवजात शिशुओं के संपूर्ण आहार को प्रदान करने में माँ के दूध को अहम माना जाता है, क्योंकि इसमें पोषक तत्व आयरन की कमी होती है। मतलब कुल चीज इसमें पाई जाती है लेकिन आयरन इसके अंदर नहीं पाया जाता है, ऐसा कहा जा रहा है। एंजाइम एक प्रकार के जैव उत्प्रेरक होते हैं। ठीक, ये बायो कैटालिस्ट होते हैं जो कि जैविक अभिक्रियाओं को बढ़ाने का काम करते हैं। एंजाइम और हार्मोन शरीर में उसी स्थान पर काम करते हैं जहां इनका उत्पादन होता है, उससे इतर जाके ये काम नहीं कर सकते हैं।
तो अब आप ये बताइए कि सही कौन सा है। प्रश्न संख्या 94 को आप देखें और करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। यहाँ आप देखें पहला और दूसरा क्या है, सही है, लेकिन जो तीसरा वाला इसमें दिया है वो गलत है। इसमें ये कहा गया कि एंजाइम और हार्मोन जो है वो सेम प्लेस पे वर्क करते हैं जहाँ इनका प्रोडक्शन होता है, जबकि ऐसा नहीं है। हार्मोन शरीर में उसी स्थान पर अपना काम नहीं करते हैं जहाँ से ये उत्पन्न होते हैं। हालांकि एंजाइम की प्रवृत्ति होती है जहाँ से ये उत्पन्न होते हैं वहीं पर अपना काम कर सकते हैं, लेकिन हार्मोन ऐसा नहीं करते हैं। उनका प्रोडक्शन जहाँ से होता है उससे इतर भी ये काम करते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 95 को देखते हैं। 95 में कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट आर फाउंड इन प्रोटीन। तो इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दिया हुआ है। प्रोटीन में कौन कौन से पाए जाते हैं बताइए। तो प्रोटीन के अंदर अगर देखा जाए तो ये सारी ही चीज़ें पाई जाती हैं। डी वाले ऑप्शन को इसमें से हम चुन लेते हैं, ठीक है। प्रोटीन की जो संरचना होती है उसमें अगर देखें तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये सब पाए जाते हैं। सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन, आयरन ये सब भी थोड़ी थोड़ी मात्रा में मौजूद होते हैं। इसके बाद 96 को देखते हैं। यहाँ पे इनकरेक्ट ऑप्शन आपसे चुनने के लिए कहा जा रहा है। तो एस्पिरिन जो है ये फेलिक्स हॉफमैन के द्वारा खोजी गई थी। बैक्टीरिया की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ब्लड ग्रुप के खोजकर्ता और उसकी एक्सप्लेनेशन देने वाले लैंडस्टीनर थे, जबकि कैल्शियम के थे हेम्फ्री डेवी। तो इसमें से आपको चुनकर बताना है कि गलत कौन सा है। 96 को आपने देखा, करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। बैक्टीरिया के खोजकर्ता रॉबर्ट ब्राउन वाला जो दिया है ये इसमें गलत है। एंटिनो वैन लीवेनहॉक जो है उन्होंने बैक्टीरिया को खोजा था सबसे पहले, तो लीवेनहॉक का नाम यहाँ दिया ही नहीं है, तो बी वाले ऑप्शन को चुनकर बाहर कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 97 को देखिए, इनकरेक्ट ऑप्शन चुनने के लिए कहा जा रहा है। तो रेडियो एक्टिविटी की खोजकर्ता ये सर विलियम रैमजे है। प्रोटॉन के खोजकर्ता अर्नेस्ट रदरफोर्ड है। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता जे थॉमसन है और हाइड्रोजन के हैं हेनरी कैवेंडिश। तो आप ये बताइए कि गलती कहाँ पर है। प्रश्न संख्या 97 को आपने देखा और करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। यहाँ जो विलियम रैमजे का रेडियोधर्मिता से जोड़ दिया है, हेनरी बैकरेल ने खोजा था। हेनरी बैकरेल के द्वारा रेडियो एक्टिविटी की खोज की गई थी, न कि रैमजे के द्वारा। रैमजे ने क्या खोजा था, इनर्ट गैसेस की खोज की थी। प्रश्न संख्या 98 को देखते हैं। इसमें कहा गया कि डिजीज और अफेक्टेड बॉडी पार्ट्स दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा गलत है वो बताइए। तो डिप्थीरिया में गला प्रभावित होता है। ट्रैकोमा जो है उसमें आंखें खराब हो जाती हैं। टाइफाइड में स्प्लीन जो है आपकी प्लीहा तिल्ली वो खराब हो जाती है। और निमोनिया में फेफड़े आपके बर्बाद हो जाते हैं। तो बताइए कि इसमें से कौन सा नॉट करेक्टली मैच, गलत कौन सा है। तो गलत आपका सी वाला है। टाइफाइड में प्लीहा नहीं प्रभावित होती है। टाइफाइड को आंतों का बुखार भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें जो आपकी आंतें होती हैं वो प्रभावित होती हैं, ठीक। तो इसमें से सी वाले ऑप्शन को चुनकर बाहर कर देते हैं। प्लीहा जो है ये मलेरिया में प्रभावित होती है। प्रश्न संख्या 99 को देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है रिगार्डिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स ऑन द बेसिस ऑफ टाइप। तो अष्टिफल का प्रकार है बादाम। सोरोसिस का प्रकार है, सोरोसिस प्रकार का फल होता है शहतूत। साइकोनस प्रकार का होता है नारियल और कैरियोप्सिस प्रकार का होता है मक्का यानी मेज। अब इसमें से आप ये बताइए गलत कौन सा है। तो प्रश्न को आपने देखा, सी वाला इसमें से गलत है। साइकोसिस वाला जो दिया है वही गलत है। ये साइकोनस प्रकार का जो है ये अंजीर होता है और सोरोसिस प्रकार के जो फल होते हैं उसमें शहतूत और कटहल दोनों आते हैं, ठीक। यहाँ जो नारियल आप देख रहे हैं तो नारियल अष्टी प्रकार के फलों में आता है, मतलब जो बादाम की वेराइटी है वैसे ही नारियल का भी होता है। तो इसमें से हमने सी को चुना। 100 को देखते हैं। 100 में कहा जा रहा है कि जो इनकरेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है बताइए। तो हाउस फ्लाई जो है वो टाइफाइड फैलाती है। रेड फ्ली जो है वो ब्यूमोनिक प्लेग को फैलाने का काम करती है। सैंड फ्लाई जो है वो डायरिया फैलाती है और सीसी मक्खी जो होती है ये असल में अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस को फैलाने का काम करती है। तो अब इसमें से आप ये बताइए गलत कौन सा है। प्रश्न संख्या 10 को आपने देखा, करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। सैंड फ्लाई का जो दिया है डायरिया यही गलत है। सैंड फ्लाई जो है वो काला जार फैलाने का काम करती है, यही इसमें से एकमात्र गलत है, बाकी सब सही है। तो यहाँ पर हमने इस मॉक को समाप्त किया है। इसमें इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।